हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। नकुल जी ने बोला है हैप्पी दशहरा सर। हैप्पी दशहरा टू यू एंड योर फैमिली। मेरे तो सर वैसे भी फास्ट थे 10 डेज से। तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई, कुछ खाने को मिला 9-10 दिन बाद। चलिए, ब्लैकपुल जी ने बोला है कि सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अच्छा, हाँ सर, टेलीग्राम ग्रुप पे है हमारे 7-8 हज़ार सब्सक्राइबर। मैं एक्टिव नहीं हो पाता हूँ क्योंकि टाइम का बड़ा कंसर्न रहता है, दैट्स वाई रीजन एक्टिव नहीं हो पाता हूँ। मैं जरूर ट्राई करूंगा कि अगर मेरा कोई ऐसा प्लान होगा तो जरूर मैं ट्राई करूंगा कि आप उसको हैंडल कर लें। थैंक यू नकुल जी। 2 मिनट वेट करते हैं। कुछ और हमारे व्यूअर्स जुड़ जाए हमारे साथ, देन उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू ब्लैक बुल जी। सर मुझे अपना नाम बता दीजिए। आपका नाम क्या है। हैप्पी दशहरा ऑल ऑफ यू। हैप्पी दशहरा। भावेश पटेल जी, थैंक यू सर। तो जैसा कि आपने टाइटल के ऊपर पढ़ा ही होगा कि आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं हैजिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। और पिछली 2 वीडियो से हम निफ्टी 50 की कुछ हैजिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। और बेसिकली दोस्तों, इसको लाइव लेकर के आना जरूरी इसलिए था क्योंकि पिछली 2 वीडियोस में मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं जिससे मुझे ये पता लगता है कि अभी भी ऑप्शंस को लेकर के एजुकेशन की बहुत ज्यादा कमी है मार्केट में। हम अननेसेसरी के ऑप्शंस बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली ऑप्शंस जिस पर्पस के लिए बनाए गए थे वो पर्पस था मार्केट के अंदर हैजिंग करना। तो हैजिंग वाला जो पर्पस है वो तो लोगों का पूरा हो ही रहा था ऑप्शंस के अंदर, लेकिन न जाने बहुत सारे लोग अननेसेसरी के ऑप्शंस ट्रेड कर रहे थे। तो जिस वजह से सेबी को बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस लेकर के आने पड़े। अब प्रॉब्लम ये हुई कि हम उसके हैबिचुअल हो गए। भाई हमने उसके ऊपर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज बना दी, न जाने क्या क्या बना दिया। अब हमें तकलीफ हो रही है कि हमने बहुत साल प्रैक्टिस कर ली उसको लेकर के। अब सडनली अब सुनने में आया है कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बंद कर दी है, वीकली एक्सपायरी, उसको शिफ्ट कर दिया है मंथली एक्सपायरी पर। अब सेंसेक्स और निफ्टी 50 दो ही एक्सपायरी वीकली रह गई है, सारी मंथली पे शिफ्ट हो गई है। और एक टाइम ऐसा था कि वीकली एक्सपायरी हुआ ही नहीं करती थी, तब भी हम मार्केट में काम किया करते थे। तो मार्केट में बहुत ज्यादा ऐसे इश्यूज है जिसके हम हैबिचुअल हो गए हैं, जिस वजह से हमें तकलीफ होती है। लेकिन मेन पर्पस जो ऑप्शंस का है, जो बनाए गए थे, वो हेजिंग के लिए बनाए गए थे, अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए बनाए गए थे। तो उसी के ऊपर दोस्तों आज डिस्कशन करेंगे। मलकीत सिंह जी कह रहे हैं कि सर मैं आरएसए सीखना चाहता हूँ प्रॉपर तरीके से। सर प्रॉपर तरीके से आरएसए सीखने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सिंपल सा इंडिकेटर है, बहुत सिंपल सी चीजें है। जैसे कि हमारा एक सेटअप था जिसको हम काफी टाइम हमने उसको कवर करा, आज भी मैं उसको फॉलो करता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम ले लीजिए, 14 पीरियड के आरएसआई के ऊपर 14 पीरियड की ईएमए लगा लीजिए, एसएमए लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, कोई इशू नहीं है। और देख लीजिए कब आरएसआई ऊपर जा रहा है, मूविंग एवरेज को क्रॉस करके कब नीचे आ रहा है। जब वो ऊपर जा रहा है तब तक स्टॉक बुलिश टेरिटरी में रहेगा, जब वो नीचे आएगा तब स्टॉक बेरिश टेरिटरी में आ जाएगा। दैट्स इट, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं करना होता है। बस इतना ही है सर, कुछ ज्यादा भी नहीं है। महेश गुप्ता जी कहते हैं सर कल मार्केट कैसा रहेगा, नो बडीज नोज। देखिए एनालिसिस कर सकते हैं, एक्यूरेसी भी मिल सकती है, लेकिन 100% कोई भी नहीं बता सकता। तो मैं इस तरीके के काम करता ही नहीं कि मैं आपको ये बोलूं कल मार्केट बुलिश रहेगा, बेरिश रहेगा, साइडवेज रहेगा। मैं ऐसी एनालिसिस आपको डेली डाल सकता हूँ, लेकिन वो मेरा पर्पस है ही नहीं कि मैं डेली आपको इस तरीके की एनालिसिस बताऊं। मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको सिखाऊं कि आप खुद अपने तरीके से कैसे चीजें एनालाइज कर सकते हैं। क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा कि मैं डेली आपको एक ही चीज बता रहा हूँ, मैं उसमें खुद बोर हो जाऊंगा। और मुझे नहीं लगता कि उससे आपकी वैल्यू के अंदर कुछ इंपैक्ट आएगा। कि आपको एक सेल्फ डिपेंडेंट रहना चाहिए मार्केट के अंदर। अगर आप मेरे से पूछ करके डिसाइड करोगे मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो ट्रेडिंग कैसे करोगे। आपको अपने डिसीजन तो लेने पड़ेंगे ना, क्योंकि होगा क्या। महेश गुप्ता जी देखिए होगा क्या, अगर मैंने बताया कल मार्केट ऊपर जाएगा और मार्केट ऊपर चला गया, आपको प्रॉफिट आ गया, तो आप कहोगे जी प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन अगर मैं आपको यह कहूँ कि मार्केट नीचे जाएगा और मार्केट कल अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, आपको नुकसान हो जाएगा। अब आप कहोगे यार अनमोल ने बताया था मुझे इसलिए नुकसान हो गया। तो आपको ब्लेम अपने ऊपर ही लेना है जो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, और आपको अपने ऊपर ही
कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो चीज मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। तो एनालिसिस आपको खुद ही सीखनी है। मार्केट में आप दूसरे के भरोसे रहकर कभी पैसा नहीं कमा सकते। कितने भी यूट्यूबर्स की वीडियो आप देख लो डेली एनालिसिस की, मुझे बताओ जितने लोग वो देख रहे हैं वीडियोस एनालिसिस की, हाउ मेनी परसेंटेज कितना अर्न कर रहे होंगे? क्या क्या 20% लोग अर्न कर रहे होंगे उस एनालिसिस को देख करके? फाइनली जाना आपको अपनी एनालिसिस एनालिसिस के ऊपर ही पड़ेगा। देखिए मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ, दूसरा ट्रेडर वो एनालिसिस नहीं कर रहा, वो अपने तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा है। दैट्स व्हाई रीजन आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपनी एनालिसिस खुद सीखिए। राजा कोजी देखिए आफ्टर 20 के बाद बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेनली क्या है, जितने भी ये लोग वीकली एक्सपायरी कर रहे थे उनमें से मैं भी एक हूँ। बैंक निफ्टी मैं भी वीकली एक्सपायरी पे ट्रेड करता हूँ, रेगुलर ट्रेड करता हूँ। तो मैं भी उनके अंदर से एक हूँ, तो ऑब्वियसली मेरी स्ट्रेटेजी भी खराब होगी, लेकिन चीजें ढाल लेंगे सर। सर एक टाइम ऐसा था कि वीकली एक्सपायरी ही नहीं हुआ करती थी, मंथली हुआ करती थी। और आफ्टर 20 के बाद देखेंगे कि क्या होगा, स्मॉलर पोर्टफोलियोज। अब तक सर हम क्या कर रहे थे, अब तक भी हम कुछ खास नहीं कर रहे थे मार्केट के अंदर। ऐसा कितने लोग थे जो बैंक निफ्टी से रेगुलर कमा रहे थे? हमारे बीच में कितने लोग हैं कि रेगुलर, हाँ जी हमारा तो अच्छा आ रहा है। तो वो देखेंगे सर कि लिक्विडिटी क्या रहती है, बाकी ऑप्शंस क्या रहते हैं, प्लस जितने ऑप्शंस हैं उनकी डेट भी चेंज हो रही है मंथली एक्सपायरी की, या फिर वही रहेगी। तो अभी क्लैरिटी धीरे धीरे आ रही है, अब एक क्लैरिटी आ गई है, बैंक निफ्टी बंद हो गया है, फिर उसके ऊपर बात करेंगे। ब्लैक बुल जी ने क्वेश्चन पूछा है, जरा बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन। सर क्या हम स्टॉक इन्वेस्टमेंट, भावेश जी है वैसे इनका नाम, आरएसए ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी के हिसाब से करते रहे और निफ्टी का नेक्स्ट ईयर का पुट ले ले फॉर हेजिंग, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट 7 लाख का रहा तो एक लॉट या मल्टीपल देयर आफ्टर। देखिए सर नॉर्मली होता क्या है ना, स्टॉक की वॉलेटिलिटी और निफ्टी की वॉलेटिलिटी में फर्क है। नॉर्मली क्या होगा कि आपने एक पर्टिकुलर स्टॉक लिया, तो जरूरी नहीं ना कि स्टॉक ऊपर जाएगा। फॉर एग्जांपल हम यस बैंक का लेते हैं, अब यस बैंक के अंदर क्या हुआ, वो तो टूट गया। 400 रुपए का स्टॉक 20 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, 25 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, और हमने ली होती पुट निफ्टी की, तो निफ्टी ऊपर चला गया, तो आपको पुट में भी नुकसान हो गया और स्टॉक में भी नुकसान हो गया। ये काम आप एक पर्टिकुलर स्टॉक लेकर के नहीं कर सकते, लेकिन ये काम हो सकता है अगर आप किसी इंडेक्स को ले लो। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी की जगह निफ्टी नेक्स्ट 50 चल जाएगा, या फिर और जो इंडाइसिस है वो चल जाएंगे, क्योंकि ऑल ओवर मार्केट गिरेगी तो वो भी गिरेगा। तो एक पर्टिकुलर स्टॉक पे ऐसे हैश तो नहीं हो पाएगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है एक पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर के। हाँ लेकिन एक इंडेक्स को लेकर के पॉसिबल हो सकता है। उसका बीटा देख लीजिए, बीटा क्या है, वो बीटा के हिसाब से है। मतलब बीटा अगर 2 है तो आपको 2 लॉट लेने पड़ेंगे, बीटा 3 है तो 3 लॉट लेने पड़ेंगे, ऐसे करके हैश हो जाएगा। आलोक दुबे जी थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। प्लीज गिव मी वन एग्जांपल फॉर हैजिंग इन निफ्टी। सर वही है आज का काम, वही मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं उनको बेसिक नहीं पता। मैं तो हैरान हूँ कि मार्केट के अंदर आप इतने टाइम से वीडियोस देख रहे हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो पिछली 2 वीडियोस में मेरे पास कमेंट आए, कोई कहता है जी निफ्टी से हैज कैसे होगा, आपने ऐसे कैसे हैज कर दिया, इसका डेल्टा 0.6 होता है। सर डेल्टा छोड़िए ना, डेल्टा करंटली 0.6 है, मार्केट फेवर में आ गया तो वो एक भी हो जाएगा। तो बहुत बेसिक चीजें हमें ऑप्शंस के बारे में नहीं पता। वो लिटरली बता रहा हूँ कि विदाउट एनी नॉलेज हम ऑप्शंस के अंदर इतना ट्रेड कर रहे हैं अननेसेसरी। तो मेरे हिसाब से सेबी ने जो हाल फिलहाल में जो रूल रेगुलेशन लाई है बिल्कुल सही लेकर के आई है, क्योंकि बेसिक नॉलेज ही हमारे पास नहीं है मार्केट के अंदर। पुट बाय के साथ एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी दीजिए सर। मैं सर अभी बताता हूँ आपको। लिक्विड बीज भी कर सकते हैं सर, नॉट टू वरी अबाउट इट। आपको फिक्स्ड इनकम चाहिए कहीं से भी आ जाए, अपने रिश्तेदार को पैसे देकर के अगर आप 8-10% ले सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हमें एक फिक्स्ड इनकम चाहिए हैजिंग के लिए, जो मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी बताई थी कॉल बाय करके। सर क्या लॉट साइज बढ़ेगा निफ्टी का? हाँ सर सबका ही बढ़ेगा सर। 15 लाख मिनिमम लगाया है उन्होंने, कैपिंग लगाई है 15 लाख की, सबका बढ़ेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी जितने हैं 15 लाख उनको करना है तो सबका होगा। सर इंडसइंड बैंक का टेक्निकल मैं आपको बता दूंगा और देख लेंगे। बीच में हम वीडियो के अंदर मैं क्वेश्चन आंसर लूंगा। मेनली हम बात कर रहे हैं आज की वीडियो के अंदर, मेन पर्पस है हैजिंग, हैजिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहले मुझे आप सब ये बताइए, जो लास्ट हमने 2 वीडियोस डाली थी हमारे चैनल के ऊपर जिसके अंदर हमने निफ्टी हैजिंग की बात करी थी,
तो आप में से कितने ऐसे व्यूअर्स हैं हमारे जिनको क्लियर नहीं हुआ कि एग्जैक्टली करना क्या है? एग्जैक्टली हो क्या रहा है? अगर आप उनमें से एक है तो मुझे बताएँ कि आपको एक क्लैरिटी है या नहीं है? प्लस हैजिंग को लेकर के अगर जो-जो डाउट है, निफ्टी की बेसिकली बात कर रहे हैं, बाकी स्टॉक्स की भी हम डिस्कशन कर लेंगे बीच में टाइम मिला तो। बाकी अगर आप में से कोई ऐसा है जिनको नहीं क्लियर हो रहा कि क्या बेसिकली होगा मार्केट के अंदर, तो वो हम एक बार समझना चाहते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, देन फिर हम क्लेरिफाई करेंगे। जी, जी, कह रहे लिक्विड बीस में एडवांटेज ये है कि हम मार्केट ड्रॉप होगा, तो वी कैन यूज़ लिक्विड बीस टू इन्वेस्ट। बट एफडी होगा तो उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल सर आपका सही है क्वेश्चन कि आप लिक्विड भी इसको कभी भी सेल करके यूज कर सकते हो। बिल्कुल फाइन है, लेकिन जो हमारी स्ट्रेटेजी थी उसके अंदर बीच में यूज करना ही नहीं होता। वो यूज ही होगा जब वो एक्सपायर्ड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, यानी जब पूरा दिसंबर आ जाएगा तभी तो हमें उसको करना है। तो जब आप एफडी करोगे भी तो उसी हिसाब से करेंगे कि भाई दिसंबर के अंदर मैच्योरिटी हो जानी चाहिए। तो अगर आप लिक्विड भी करना चाहते हैं, नॉट टू वरी अबाउट इट, यू कैन गो फॉर इट। बट अगर एफडी भी कर रहे हैं तो भी इशू नहीं है, लेकिन जहां परसेंटेज आपको ज्यादा मिल रहा हो, 1% का, 1.5% का, वो करिए जहां ज्यादा मिल रहा हो। करण परमार जी ने कुछ पूछा है सर, देखते हैं। रिलायंस टाटा स्टील पर बैकटेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आया, मैंने हमारा इंडिकेटर लगा करके चेक किया, प्लीज चेक। करण जी हम चेक कर लेंगे वीडियो में। बेसिकली क्या है, ट्रेडिंग व्यू के अंदर प्रॉपर कंडीशंस नहीं लग पाई थी, बहुत बेसिक लगी थी। मैनुअली हम चेक कर लेंगे कि क्या हो रहा है। आई नो हेजिंग सर और आई मेक स्ट्रेटेजी एंड यूजिंग कैलेंडर स्प्रेड, ठीक है सर। वेरी गुड सर। सैयद जी ने बोला है कि बाय पुट 23,200 नवंबर ₹45 वन लॉट, इट्स गुड पुट नाउ बाय पुट। सर मुझे क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं समझ में आया। बंधन बैंक 50,000, पेट्रोनेट 50,000 बाय पुट, सर मुझे समझ नहीं आया, आप एक बार मुझे दोबारा बताइएगा क्या क्वेश्चन है। नकुल जी क्लेरिफाई कर रहा हूँ सर। सर मेक सम वीडियोस ऑन थिंग विच वर्क कंसिस्टेंट एंड मेक्स प्रॉफिट इन ऑप्शंस। मेक प्रॉफिट इन ऑप्शन, सर ऑप्शन सेलिंग करनी पड़ेगी आपको कंसिस्टेंट करने के लिए, और उसके लिए चाहिए होता है फंड। और मिनिमम मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप 2 लॉट लेने लायक है मार्केट में, 2 लॉट या 3 लॉट लेने लायक है, मतलब इतना फंड है, तो आप कुछ स्ट्रेटेजी सीखिए ऑप्शन सेलिंग की, ऑप्शंस बाइंग की नहीं। क्योंकि मैंने अपना बहुत टाइम ऑप्शंस बाइंग के अंदर कमाया है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यूट्यूबर ऐसे जो ऑप्शंस बाइंग से कमा रहे हैं। तो मुझे नहीं पता वो कमा भी रहे हैं या नहीं कमा रहे, और अगर कमा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कोई अगर ऐसे है जो मुझे सिखा सकते हैं कि एग्जैक्टली हम ऑप्शन बाइंग कैसे कर सकते हैं तो मुझे बताइए। ऑप्शन बाइंग जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा, मतलब मार्केट के अंदर जो कमाने का जो सबसे मुश्किल काम है ना, वो ऑप्शंस बाइंग है। चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, तो मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है मार्केट के अंदर। हाँ सर मैं बिल्कुल वो आपको बताऊंगा, फेथफुल जी, मैं बताऊंगा। यस सर, बिल्कुल सर बेकार है, ऑप्शंस बाइंग मत करिए, ऑप्शन सेलिंग पे जाइए, और वो आपको रिलैक्स करेगा। और रिस्क मैनेज करना होता है ऑप्शन सेलिंग के अंदर, क्योंकि अनलिमिटेड रिस्क का पोटेंशियल होता है। तो रिस्क मैनेज करना है अपने रिवॉर्ड के साथ, दैट्स इट, वो करेंगे तो आएगा। राकेश गुप्ता जी हम लुपिन के ऊपर डिस्कशन करेंगे, नॉट टू वरी अबाउट इट। एक बार मैं हैजिंग सर मैं समझा दूं थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं कि हैजिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी 50। मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन कमा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको हमेशा ये डर लगता है कि नुकसान हो जाएगा, है ना। मेनली जैसे कि मैंने एक अंकल का एग्जांपल दिया था पिछले 2 वीडियो से, मैं आपको दे रहा हूँ, और नहीं देखी तो एक बार देख लीजिए ताकि आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाए। तो मार्केट में देखिए हैजिंग बहुत तरीके से की जा सकती है। मार्केट में देखिए ब्यूटी क्या है मार्केट की, आप अगर 1 रुपए का रिस्क लेने के लिए तैयार हो, तो आप ऐसी स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि मेरा 1 रुपए का ही रिस्क जाएगा।
अगर आप मार्केट में 100 रुपए का रिस्क लेने के तैयार हो, तो आप मार्केट में ऐसी स्ट्रेटजीज बना सकते हो कि आपका 100 रुपए का ही मैक्सिमम रिस्क है। और मार्केट में अगर आप 1000 रुपए का रिस्क लेने के लिए तैयार हो, तो आप मार्केट में ऐसी स्ट्रेटजी बना सकते हो कि आपका 1000 का ही रिस्क होगा। तो मार्केट की ब्यूटी ये है कि आप अपने कंफर्ट के हिसाब से स्ट्रेटजीज बना सकते हो, उसकी हेजिंग आप कर सकते हो। देखिए मार्केट में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। मतलब सारी चीज़ों का एक सार बता रहा हूँ, एक निचोड़ बता रहा हूँ अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है मार्केट के अंदर। काफ़ी लोग काफ़ी व्यूअर्स ये बोलते हैं सर आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं दिखाते। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि मेरा 2% का टारगेट रहता है मंथली का और 2% के हिसाब से 24% हो गया साल का और 6% मुझे लिक्विड बीज दे देता है। तो मैं 30% अगर मुझे मुझे मिल जाए साल का तो मैं संतुष्ट हूँ। काफ़ी लोग कहते हैं सर ये तो बड़ा कम है क्योंकि मेरा कैपिटल थोड़ा कम है। मैं 30-40 लाख के कैपिटल पे काम कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो करोड़ों के कैपिटल पे काम कर रहे हैं, तो उनका फंड आपको ज़्यादा दिखता है, तो प्रॉफिट्स आपको ज़्यादा दिखता है। और कोई अगर मेरे से ज़्यादा कमा पा रहा है, तो मैं बड़ा खुश हूँ। कोई अगर ज़्यादा कामयाब है और मैं सीखना भी चाहूँगा उनसे अगर वो सिखाना चाहें। तो बेसिकली क्या है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वही आपको सिखा सकता हूँ। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, वो मैं आपको नहीं सिखा सकता। काफ़ी लोग इस बात के ऊपर डिबेट करते हैं। तो मैं जो कर रहा हूँ, वो मैं आपको जेनुइनली सिखा सकता हूँ कि मैं एग्ज़ैक्टली क्या कर रहा हूँ। अब नॉर्मली देखिए जितना मैंने मार्केट के अंदर ऑब्ज़र्व करा है, मैं रीडिंग का बड़ा फ़ैन हूँ। मैं मार्केट में बहुत सारी बुक्स पढ़ता रहता हूँ। नॉर्मली एक निचोड़ बता रहा हूँ ट्रेडिंग का। अगर आप वो चीज़ कर रहे हैं, तो मार्केट में प्रॉफ़िटेबल होने की कगार पर है आप। कैसे है ज़रा-ज़रा समझते हैं। जैसे देखिए मार्केट में 5 सिनेरियो हो सकते हैं। मार्केट में पहला सिनेरियो क्या हो सकता है? फर्स्ट सिनेरियो होता है, आप मार्केट में लॉस करेंगे। मैं माउस से लिख रहा हूँ, राइटिंग अच्छी नहीं आएगी, प्लीज़ मैनेज कर लेना। तो मार्केट में देखिए लॉस हो सकता है। इसमें एक भी राइटिंग का भी होगा, मैं लिखता हूँ, 1 सेकंड। देखिए फर्स्ट चीज़ मार्केट में क्या हो सकती है? फर्स्ट चीज़ मार्केट में हो सकती है कि आपको प्रॉफ़िट होगा, ठीक है? सेकंड चीज़ मार्केट में क्या हो सकती है? आपको लॉस होगा। थर्ड चीज़ मार्केट में क्या होगी? आपको नो लॉस एंड नो प्रॉफ़िट। फोर्थ चीज़ मार्केट में क्या हो सकती है? बिग प्रॉफ़िट। और फिफ्थ चीज़ मार्केट में क्या हो सकती है? बिग लॉस। तो मार्केट में दोस्तों ये 5 ही सिनेरियो हमारे साथ हो सकते हैं, ठीक है? या तो आपको प्रॉफ़िट होगा थोड़ा या थोड़ा लॉस होगा या नो लॉस नो प्रॉफ़िट होगा और या फिर आपको बिग प्रॉफ़िट होगा या मार्केट के अंदर बिग लॉस होगा। तो हम मार्केट में सारी चीज़ें कर सकते हैं, सिर्फ़ एक चीज़ नहीं कर सकते। हम मार्केट के अंदर प्रॉफ़िट कर सकते हैं, हम मार्केट में लॉस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे ट्रेड के अंदर नो प्रॉफ़िट नो लॉस आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 बार आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिग प्रॉफ़िट आ गया, सोने पे सुहागा हो गया। सिर्फ़ एक चीज़ आपको अवॉइड करनी है, वो है बिग लॉस। चाहे आप किसी भी तरीके की ट्रेडिंग करते हैं, किसी भी तरीके की, अगर इन 5 सेगमेंट में से आपने एक चीज़ कंट्रोल कर ली, एक चीज़ क्या कंट्रोल करनी है? बिग लॉस। आपका दिमाग खराब हो रहा है, आपका रिवेंज लेने का मन कर रहा है और आप ये चाहते हो कि मार्केट में जो मैंने लॉस करा है, वो मुझे आज ही रिकवर करना है, तो मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलती है। आपको इसको पचाना सीखना है। मार्केट में लॉस हो जाता है ना, हमें ना हारने की आदत नहीं है बेसिकली, हमने सीखा नहीं है हारना। जैसे कि मैं एक किस्सा बताता हूँ। एक टाइम पे मेरे एक ब्रदर एक वाटर पार्क गया हुआ था। तो कोई एक था जो वो देख रहा था, मतलब वो जानता नहीं था उसको। तो वो होते हैं ना, एक राइड होती है, वो बहुत ऊँची होती है राइड, उसमें 90 डिग्री से नीचे फ्लैश करते हैं, बिल्कुल नीचे गिरते हैं 90 डिग्री से। तो वो 90 डिग्री से गिरा, तो शायद उसका बैलेंस बिगड़ा, पता नहीं क्या हुआ, तो उसको मेजर इंजरी हुई यहाँ पर हेड पर। तो हेड पे एक उसको इंजरी हो गई। तो वो इतना गुस्से में आया कि मैंने राइड करी, मैं वाटर पार्क के अंदर गया और इंजरी हो गई। वो अपनी ड्रेसिंग वगैरह जो उसने करनी थी करवाई और ड्रेसिंग वगैरह करके देन वो आधे घंटे बाद वापस गया। वही उसको लगी हुई है, पट्टियाँ वगैरह लगी हुई है और उसी के अंदर उस राइड को कंप्लीट कर कर आया। और आस-पास 200-300 लोग खड़े हुए हैं और वो तालियाँ बजा रहे हैं क्योंकि उसने अटेम्प्ट करा, उसने कॉन्फिडेंस दिखाया और अटेम्प्ट करा। मार्केट बिल्कुल इसके विपरीत काम करती है। अगर आपको उसका ये अटेम्प्ट वाटर पार्क वाला बिल्कुल ठीक लगता है, तो मार्केट बिल्कुल उसके अगेंस्ट में काम करती है। क्योंकि यहाँ पर अगर मार्केट ने आपको डेंट दे दिया है, अगर मार्केट ने लॉस दे दिया, आपको चोट दे दी है, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। जिसने हारना नहीं सीखा ना, मार्केट में आ जाओ, मार्केट इतनी बार हराएगी, हारने से डर ही नहीं लगेगा। या तो मार्केट छोड़ दोगे या हारने से डर नहीं लगेगा, दोनों में से एक काम होगा। तो ये जो बिग लॉस है ना, ये बचता कैसे है? ये बचता है हैजिंग से। अगर आप हैजिंग करोगे तो आपका बिग लॉस इजीली बच जाएगा। बस यही दोस्तों मेन पर्पस है आज की वीडियो को सिखाने का।
सबको विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके परिवार को भी हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो मेनली हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे थे लास्ट वाली वीडियो में, जैसे कि हमने जाना था कि मान लेते हैं निफ्टी 25,000 का है, ठीक है? और आपको मार्केट के अंदर प्ले करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको प्ले करना ही चाहिए या इन्वेस्ट करना ही चाहिए। अगर मार्केट के अंदर आपको प्ले करना है, और निफ्टी 50 की स्पेशली बात कर रहे हैं, निफ्टी 50 की स्पेशली बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, अगले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल वाले भी अवेलेबल होते हैं जिनके ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो। तो अभी मैं ऑप्शन चेन दिखाऊंगा आपको, क्लियरली आपको समझ में आएगा। लाइव मुझसे क्वेश्चन आप पूछ लीजिएगा अगर कोई कंफ्यूजन है तो। तो यहाँ पर देखिए 25,000 वाला निफ्टी है। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मली हम कर क्या सकते हैं मार्केट के अंदर, नॉर्मली निफ्टी खरीद लो, या तो तेजी करनी है तो मान लेते हैं कि आपने निफ्टी खरीद लिया, तो मार्केट अगर 20% बढ़ी तो आपको 20% प्रॉफिट होगा। मार्केट 20% डाउन हुई तो आपको 20% का नुकसान होगा। लेकिन हमारे पास ऐसे व्यूअर्स है जो चाहते हैं कि मार्केट बढ़े तो प्रॉफिट आए, लेकिन मार्केट गिरे तो ज्यादा नुकसान ना आए, यानी आप मार्केट के अंदर हैजिंग कर सके। तो हैजिंग करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि मान लेते हैं कि आप एक लॉट के हिसाब से देखिए चलना पड़ता है। जब हम ऑप्शन के साथ हैजिंग करते हैं तो लॉट वाइज हमें चीजों को मैनेज करना पड़ता है। कुछ चीजों के अंदर बहुत सारी स्ट्रेटेजी जिसमें लॉट, जिसमें बिना लॉट के भी काम चल जाएगा। तो मान लेते हैं कि आप लॉट वाइज चीजें मैनेज कर रहे हो। तो ये देखिए 25,000 का निफ्टी आज के रेट में, आज के सिनेरियो में, और इसका जो लॉट है ना वो 25 का है। तो फिगर आती है लगभग 6.25 लाख, यानी 6,25,000 के आसपास की फिगर आती है। अगर मार्केट में ये फिगर आती है 6.25 लाख की, तो उस हिसाब से मैनेज करेंगे चीजों को। मान लेते हैं कि आपने 6.25 लाख का निफ्टी खरीदा हुआ है, तो इसको हैच करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रेटेजी बिल्डर पे जाएंगे और बिल्ड ए न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी खोलेंगे। और यहाँ पर पहला जो सिंपल तरीका है जो मैं आपको 2 वीडियो से सिखा भी रहा हूँ, तो यहाँ देखिए ऑप्शन चैन देखिए, दिसंबर 2025 वाली भी अवेलेबल है, 437 डेज बचे हैं इसको। फिर देखिए जून 2026 वाली भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखिए दिसंबर 2025 वाली जो अगले साल दिसंबर में एक्सपायर्ड होगी, वो देखिए यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखिए 25,000 की चल रही है, तो मान लेते हैं कि हमने 25,000 का पुट खरीद लिया, ठीक है। अब इसकी कॉस्टिंग देखिए, कॉस्टिंग कितनी आई, लगभग 25,000 इसकी कॉस्टिंग आई। तो यहाँ पर अगर हम कॉस्टिंग परसेंटेज के हिसाब से निकाले, तो 6,25,000 को अगर परसेंटेज के हिसाब से निकाले तो ये कॉस्टिंग लगभग 4% की है। लेकिन एक साल की कॉस्टिंग नहीं है ये है 1 साल 3 महीने की, क्योंकि इस साल के भी 3 महीने बचे हैं और अगले साल। तो 1 साल 3 महीने निफ्टी को हैच करने की जो कॉस्टिंग है आपकी, मोटा मोटा मान लेते हैं 3 से 4% है। हमने राउंड फिगर में 4% ही कंसीडर कर लिया। काफी लोग कहते हैं जी मार्केट गिरेगा तो क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या करना है। आपको कुछ करना ही नहीं, आप सिर्फ वेट करिए। कब तक का वेट करना है, दिसंबर 2025 तक का वेट करना है। आपको आपने एक बार इसको खरीद लिया, पुट को खरीद लिया, तो पुट को खरीदने के बाद ना तो आपको इसको एग्जिट करना है, ना अगेन बाय करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपने एक बार बाय कर लिया और छोड़ दिया, अब 2025 तक आपने छोड़ दिया। अब इससे होगा क्या, 2025 के 25 में देखा जाएगा मार्केट 20% ऊपर है, 30% ऊपर है, या 20% नीचे, या 30% नीचे है। अब यहाँ पर देखिए काफी लोग कहते हैं जी इसका डेल्टा जो होता है ना, जैसे कि मुझे बोलते हैं कि इसका डेल्टा देखिए यहाँ पर है, ये 8 के आसपास का डेल्टा है। तो कहता है जी इसका डेल्टा कम है, ये प्रॉपर थोड़ा ना निफ्टी को हैच करेगा, ये उतना थोड़ी ना हैच करेगा। सर ये प्रॉपर ही हैच करेगा। ये सिर्फ आपसे एक प्रीमियम ले रहा है, वो प्रीमियम है 25,000। 25,000 देने के बाद जितना निफ्टी गिरेगा ये उतना ही पैसा देगा। डैट आपने ग्रीक्स तो सीख लिया लेकिन बेसिक नहीं सीखा मार्केट का। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे कि देखिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एक पे ऑफ चार्ट में जाते हैं, देखिए पे ऑफ टेबल में जाते हैं। मुझे ये बताइए कि निफ्टी अगर 1 रुपए पे आ जाता है अगले साल, 1 रुपए पे, मतलब ऑलमोस्ट 100% गिर जाता है। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, अगर निफ्टी 100% गिर जाता है तो आपको कितना नुकसान होगा निफ्टी के अंदर, कितना नुकसान होगा, वही जितना इन्वेस्ट करा था। कितना इन्वेस्ट करा था एक लॉट में, एक लॉट आ रहा है 6,25,000 का, ठीक है। तो एक काम करते हैं, निफ्टी की एक वैल्यू लगाते हैं 1 रुपया। हम एक टारगेट लगाते हैं कि अगले साल 2025 दिसंबर पे जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्ड हो, तो निफ्टी आ गया था 1 रुपए पे, ठीक है। 1 रुपए पे आ गया था। यहाँ पर मुझे ये बताइए कि यहाँ पर कितनी फिगर आपको दिखाई दे रही है। ये देखिए मैं थोड़ा बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ देखिए फिगर ये आ रही है,
ये टारगेट आ रहा है ना, देखिए टारगेट, टारगेट आ गया 1 रुपया। हमने ये लगाया, निफ्टी 1 रुपये पर आ गया। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि 1 रुपये पे आएगा नहीं आएगा, ये डिबेट मत करना आप मुझसे। निफ्टी मान लेते 1 रुपये के ऊपर आ गया, और यहाँ पर ऑन टारगेट कितना पैसा आपका एक्सपायरी पे मिला? 6 लाख रुपए मिल गया। और कितना पैसा हमने लगाया था निफ्टी में? 6,25,000। तो हमारी कॉस्टिंग क्या थी पुट को बाय करने की? 25,000। सिर्फ वही पैसा हमें नहीं मिला जो हमारी कॉस्टिंग थी, बाकी 6 लाख रुपए पुट ने दे दिया। अगर मार्केट अगले साल डूब जाती है, खत्म हो जाती है, स्टॉक मार्केट ही खत्म हो गई और 1 रुपए पे आ गई, तो आपका मैक्सिमम लॉस सिर्फ 25,000। दैट्स इट। उससे ज्यादा लॉस यही नहीं मार्केट के अंदर, राइट? तो ये होता है दोस्तों मार्केट के अंदर कि सिर्फ इतनी चीजें मैनेज करने से आपका काम हो जाता है। अब इसकी कॉस्टिंग क्या आई? सिर्फ 4% ही कॉस्टिंग आई, ज्यादा कॉस्टिंग तो आई नहीं है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि आपने ये पैसा दे दिया। अब यहाँ पर देखिए बेनिफिट क्या होगा। अब आप ये कहेंगे जी मार्केट 10% बढ़ेगा, आपको तो 6% मिलेगा, क्योंकि 4% की तो कॉस्टिंग आ गई। बिल्कुल बात ठीक है। तो इससे अच्छा तो हम एफडी में लगा देते हैं। मान लेते हैं निफ्टी ने 12% भी दिया, 4% काट के 8% मिला, तो इससे अच्छा हम उसी के अंदर लगा देते हैं, तो हमें एफडी वाली रिटर्न तो मिले। अब नॉर्मली इसका बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब मार्केट क्रैश होती है, जैसे कि 2008 में मार्केट क्रैश हुई। जैसे मैंने एक एक्सेल शीट बनाई थी, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, 1 सेकंड। एक्सेल शीट में गूगल शीट खोलता हूँ एक बार। गूगल शीट के अंदर मैंने इसको बनाया हुआ है। ट्रेडिंग चाणक्य। अरे गलत आ रहा है। 1 सेकंड दोस्तों, एक बार मैं जरा ना गूगल शीट दिखाऊंगा आपको तो क्लैरिटी आएगी। दोस्तों कुछ इश्यूज आ रहे हैं, दैट्स वाई रीजन वो आ नहीं रही है, कुछ कंसर्न है। लेकिन मैं नॉर्मली आपको बताता हूँ कि मार्केट में देखिए होगा क्या। 1 सेकंड। कुछ कंसर्न आ रहा है, वो खुल नहीं रहा, कुछ रिकवरी वगैरह के कंसर्न आ रहे हैं, दैट्स वाई रीजन वो खुल नहीं रही। तो एक काम करते हैं, निफ्टी 20 ईयर्स रिटर्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए आपको क्लियरली समझ में आएगा कि चीजें किस तरीके से चीजें मैनेज हो रही है। अब ये देखिए 2000 में 14% के आसपास मार्केट डाउन हुआ था। तो 14% के आसपास जो मार्केट डाउन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट के अंदर क्या हुआ कि 14% मार्केट गिरा, आपका सिर्फ 4% जो मैक्सिमम कॉस्टिंग थी वही जाएगी, आप बच गए। यहाँ पर देखिए यहाँ भी 4% गया, टोटल 8% गया। यहाँ आपका सिर्फ 1 ही % गया क्योंकि 3% का मार्केट में रिटर्न था। लेकिन यहाँ जो 71% आपका बढ़ा है ना, तो आपका पैसा ज्यादा डाउन नहीं हुआ था, तो वहां से वो कंपाउंड हो गया। और उसके बाद देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर देखिए 2008 में जो 51% निफ्टी गिरा था, 51%, तो जिसका मान लेते हैं यहाँ पर 10 लाख इन्वेस्टेड था, तो 10 लाख के 5 लाख रह गए होंगे, ठीक है।
लेकिन जिसने हैजिंग करी हुई होती तो उसके 10 लाख सिर्फ रह गए होते, 40,000 ही डाउन हुए होते। हो सकता है कि उस टाइम हैजिंग महंगी हो या सस्ती हो, वो डिबेट हो सकता है उस बात में। हैजिंग कम ज्यादा हो सकती है, कभी 5%, कभी 4%, कभी 3% की हैजिंग, लेकिन फिर भी उसका 50% तो नहीं डूबा होगा। तो यहाँ पर जब अगली बार जब मार्केट ने 75% दिया, तो आपके रिमेनिंग पैसे से 75% बढ़ा और उसके 51 पैसे जो डाउन हो गए थे, उससे 75% बढ़ा। तो दैट्स वाई रीजन आपको जो हैजिंग है वो हमेशा प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कंफ्यूजन बताइए, कि कोई कंफ्यूजन अगर आपकी है, कि यहाँ कोई कंफ्यूजन रह गई है कि नहीं समझ में आ रहा, तो प्लीज मुझे बताइए। राजेश तिवारी जी, अभी तो मैं लाइव हूँ, और उसके बाद ये रिकॉर्डेड आपको वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए, कि हैजिंग के अंदर अगर कोई इशू है, कोई कंसर्न आ रहा है, तो प्लीज क्लियर करिए, कि ये क्लियर हो गया आपको या नहीं हुआ। धनंजय जी कह रहे हैं कि कैन वी बाय हैजिंग मंथली? सर महंगी पड़ेगी सर। अगर आप हैजिंग करेंगे ना, मंथली हैजिंग करेंगे, तो उसकी कॉस्टिंग ज्यादा आती है। तो ईयरली वाली इसलिए ही करते हैं हम, ताकि उसकी कॉस्टिंग कम आए। सर मैंने ब्रोकर चेंज कर दीजिए राजेश जी, अगर कोई ब्रोकर ऐसा कहता है, जब वो अवेलेबल है तो क्यों नहीं बाय कर सकते? क्योंकि मैंने बाय करा हुआ है ऑलरेडी, ईयरली वाली मैं बाय करता हूँ। ब्रोकर अलाउ क्यों नहीं करेगा 9 मंथ के बाद? क्यों नहीं करेगा? उसको क्या कंसर्न है? विनोद जी ने बोला सर इंट्राडे ऑप्शन बायर हैजिंग। सर इंट्राडे कर सकते हो, आप हैजिंग कर सकते हो, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और ऑप्शन बाइंग ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं कभी सजेस्ट नहीं करता कि आप ऑप्शंस बाइंग करें, क्योंकि नॉर्मली देखिए होता क्या है। राजेश तिवारी जी, क्या एंजल आपको ये कहता है कि 9 महीने के बाद कि आप बाय नहीं कर सकते? प्लीज रिप्लाई करिए कि एंजल ने आपको ये कहा कि हम बाय नहीं कर सकते। रीजन सर, रीजन पूछा आपने उनसे, क्यों नहीं कर सकते? सर देखिए, मैं ऐसे नहीं, फन विद, उन्होंने बोला कि सर सोनिया या फिनविजय, सर मैं देखिए ऐसे ब्रोकर के बारे में नहीं बता सकता कि सेफ है या नहीं है। ये डिसीजन देखिए आपको लेना पड़ेगा। मैं आपको बोल दूं कि सेफ है, उसके बाद कुछ इनमें इश्यूज हो जाए, और उसके बाद मैं कहता हूँ कि अनसेफ नहीं है, फिर कहता है जी हम अनसेफ क्यों नहीं है, वो फिनवेजिया वाले मेरे पास आ जाए। तो दैट्स वाई रीजन मैं आपको नहीं कर सकता इसका। देखिए आपको खुद ही करना पड़ेगा कि क्या चीज है क्या नहीं है, लेकिन मैं यूज भी नहीं करता, मुझे बिल्कुल इसका आइडिया नहीं है कि सेफ है या नहीं है। बाकी सेबी के रूल रेगुलेशन तो काफी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो पॉसिबिलिटी है। अच्छा मुझे ये बताइए, राजीव सैनी जी भी कहा कि एंजल नॉट अलाउड 9 मंथ लेटर स्ट्राइक, ठीक है, और मेरे को राजेश तिवारी जी भी कह रहे हैं कि एंजल 9 महीने के बाद का। विनोद जी जो आपका आंसर था ऑप्शंस बाइंग के लिए हैचिंग कैसे करें, मैं अभी थोड़ा सा कवर करूंगा इसको, थोड़ा सा ये समझाना पड़ेगा। बेसिकली इंट्रा डे के अंदर आपको हैचिंग की खास रिक्वायरमेंट होती नहीं, स्प्रेड्स वगैरह आप बना सकते हो, लेकिन मैं इसको कवर करूंगा, नोट टू वरी अबाउट इट। ये थोड़ा सा लेंथी आंसर है इसका, तो दैट्स माय रीजन, आप थोड़ा वेट करिए। तो अ, राजीव सेन जी ने जो सेम इशू बताया, तो वो बेसिकली मुझे सिर्फ ये है, मुझे आप एक चीज बताइए, क्या आपने ये पूछा था, क्या आपने मार्च के अंदर पूछा था कि 9 महीने बाद की बाय नहीं कर सकते?
कभी वो ये कह रहे हो कि ईयर एंड की ही ले सकते हो आप, कहीं ऐसा तो नहीं है? क्योंकि नॉर्मली क्या है कि दिसंबर वाली एंड मंथ एंड की दिसंबर वाली में लिक्विडिटी होती है, बाकी में लिक्विडिटी नहीं होती है। और बाकी अगर आपका ब्रोकर ये कह रहा है कि लिटरली अगर हम नहीं कर सकते 9 महीने बाद की, तो ब्रोकर चेंज कर दो, आप दूसरा ब्रोकर ले लो, कोई ऐसा ब्रोकर ले लो जो ले सकता हो, क्योंकि मैं बाय कर सकता हूँ। मैंने कोटक न्यू के अंदर भी बाय करी हुई है, मैंने जीरोधा के अंदर भी बाय करा हुआ है, और इन दोनों में मैंने बाय करा हुआ है, तो इन दोनों में तो कोई कंसर्न नहीं आया। और मैं करता दिसंबर वाली हूँ, एंड ईयर की। राजीव सेन जी ने कहा था जी जून 2025 का। छब देखिए, नॉर्मली देखिए होता क्या है, ये जो मंथ के बीच वाली एक्सपायरी है इनमें लिक्विडिटीज नहीं होती है, दैट्स वाई रीजन उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई होगी। तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि दिसंबर टू दिसंबर पर शिफ्ट करिए। अगर आपको हैज करना है निफ्टी को तो दिसंबर टू दिसंबर करिए, वो भी एक लॉट के हिसाब से। राजेश जी, कुछ ब्रोकर के साथ कंसर्न है, दूसरा ब्रोकर देख लीजिए। अगर नहीं शॉर्ट आउट कर पा रहे, एक बार देखिए भाई क्यों नहीं कर सकते, रीजन बताओ। एक जेन्युइन रीजन बताओ ना कि क्यों नहीं कर सकते। आपकी कंडीशन है, सेबी की कंडीशंस है, एक्सचेंज की कंडीशंस है। माँ शारदा स्टॉक मार्केट क्लासेस ने पूछा है सर एसआईपी करना चाहिए। सर अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपका मन है, तो एसआईपी ऑलवेज गुड, एसआईपी हमेशा अच्छी रहती है। चाहे मार्केट ऊपर जा रही हो चाहे नीचे जा रही हो, हमेशा अच्छी रहती है। आप ब्रोकर से यही पूछिए कि जी मुझे ईयर एंड वाली ऑप्शंस चाहिए होते हैं हैश करने के लिए अपने पोर्टफोलियो को। अगर आप ये फीचर देते हैं तो ही मैं अकाउंट खुलवाऊंगा, अदरवाइज नहीं। तो बस जो आपकी प्रॉब्लम है वो आप प्रॉब्लम पूछिए उससे कि आप ये कर सकते हो नहीं कर सकते हो। नहीं कर सकते हो, हम अकाउंट ओपन ही नहीं कराते हैं। क्योंकि जब भी आप अकाउंट ओपनिंग की रिक्वेस्ट डालोगे तो ब्रोकर आपको कॉल तो करेगा ही। वो आपसे पूछेगा, चीजें बताएगा, तो तभी आप उसे कंफर्म कर लीजिए, आगे प्रोसेसिंग मत करिए अगर नहीं कर सकते तो। और ज्यादातर अब तो ब्रोकर क्या फ्री अकाउंट खोल लेते हैं, तो वैसा भी नहीं है कि हमने पैसा दे दिया, तो वो भी नहीं है। माँ शारदा स्टॉक क्लासेस जी कहते हैं सर कोई वो बताइए, फंड बताइए। बेसिकली देखिए क्या है, मैं आपको फंड रिकमेंड नहीं कर सकता, बिकॉज मैं रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। दैट्स वाई रीजन मैं ये काम नहीं कर सकता, एज पर सेबी रूल रेगुलेशंस भी मैं ये काम आपको नहीं कर सकता। मैं चाहूँ भी तो मैं आपको बता नहीं सकता। तो आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, या आप अपना खुद दिमाग लगाइए कि कौन सा फंड आपको लेना चाहिए मार्केट के अंदर। मैं इस तरीके की एडवाइस आपको नहीं दे पाऊंगा। विनोद कटारिया जी ने कुछ पूछा है, रोसेल इंडिया एक दिन में 70% खुला, फिर डेवलपमेंट। जी मैं देखूंगा सर, ये स्टॉक एक बार देखूंगा। तो मेनली क्या है कि हैजिंग वाला एक कंसर्न था हमारा, वो क्लियर हो गया। अब मुझे विनोद जी ने पूछा था क्या इंट्राडे के लिए हम चीजों को कैसे हैज कर सकते हैं। पहली बात देखिए, इंट्राडे में हैज करने जाएंगे बहुत ज्यादा चीजें सिक्योर्ड हो जाती है। तो इंट्राडे में देखिए आपका स्टॉप लॉस ही आपका हैज होता है, मेरा जैसा मानना है मार्केट के अंदर कि आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। हैजिंग की मेन जरूरत तब पड़ती है जब मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा अप डाउन हो सकता है, या ओवरनाइट हम मार्केट के अंदर रुकते हैं, जिसके अंदर हमें नहीं पता कि मार्केट कैसा रिएक्ट करेगी। लेकिन फिर भी इंट्राडे प्ले करना है, एक्सपायरी पे प्ले करना है, तो मार्केट के अंदर जो सबसे बेस्ट तरीके होते हैं वो स्प्रेड्स होते हैं। आप स्प्रेड्स बना लीजिए। तो अगर आप पूरी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, पूरी स्ट्रेटेजी, फॉर एग्जांपल बिल्ड एंड न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी करते हैं, और ये 4 दिन वाली जो एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, इसको कंसिडर करते हैं। मान लेते हैं कि आपने एनालिसिस करी और आपको लगता है कि निफ्टी 50 ऊपर जाएगा, ठीक है, मान लेते हैं 25,000 से, मान लेते हैं ऊपर जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप आते हो, अगले दिन आते हो, तो नॉर्मली आपने क्या करा कि एक 25,000 वाली कॉल बाय कर ली। अब यहाँ पर देखिए पुट की तरफ हम स्प्रेड बनाना पड़ेगा बुलिश होने के लिए। तो मान लेते हैं कि आपने 24,950 की एक शॉर्ट कर दी,
ठीक है? और उसके नीचे वाली मान लेते हैं कि हमने बाय कर ली, तो एक स्प्रेड बन गया। अब देखिए स्प्रेड में होता क्या है कि आप इंट्राडे पे बैठे हो और आपने इंट्राडे के लिए प्ले करा है मार्केट में और आपको लग रहा है कि आज आधा 1% का मोमेंटम मार्केट में आ सकता है। तो मान लेते हैं कि आप यहाँ बैठे हो, ठीक है? और मार्केट मान लेते हैं आधा परसेंट ऊपर गई। तो आधा परसेंट ऊपर गई तो आपको प्रॉफिट आ रहा होगा लगभग ₹250 का, 1 लॉट पर। ये 1 लॉट का है और इस 1 लॉट को लेने के लिए ज़्यादा फंड नहीं लगता है। सिर्फ ₹17,000 फंड लगता है। 17,000 में स्ट्रैटेजी बन जाती है, राउंड फिगर में 20,000 मान लीजिए। तो आधा परसेंट निफ्टी ऊपर गया, तो 1 लॉट पर आपको ₹250 आ गए। और मान लेते हैं मार्केट आधा परसेंट नीचे गया, तो आपका मैक्सिमम लॉस 250 ही है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका मैक्स लॉस कैप्ड है। इससे ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता और मैक्स प्रॉफिट भी आपका कैप्ड है, इससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर कैप्ड हो जाती है। तो दैट्स व्हाई रीज़न ये आपके लिए हेल्प करेगी। तो यहाँ पर आप कैप्ड करके चीज़ों को चल सकते हो। बाकी ये स्प्रेड आपके एक्सपायरी ट्रेड पे भी बन जाते हैं। अब एक्सपायरी में क्या है? तो जो मैक्सिमम लॉस है, प्रॉफिट है, आज ही आना है। प्रॉपर टाइम डिके जो है वो आज ही हो जाना है। तो सेम स्प्रेड आप इंट्राडे ट्रेडिंग में आप मार्केट के अंदर बना सकते हो और ये हो गया आपका क्रेडिट स्प्रेड। क्रेडिट स्प्रेड के बाद आप डेबिट स्प्रेड भी बना सकते हो जिसमें आपका प्रीमियम थोड़ा सा लगता है। तो जहां पर आप प्रीमियम देना चाहते हो तो वो स्प्रेड भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो एक सेकेंड मैं बताता हूँ आपको कैसे बनेगा। अब देखिए ये जो स्प्रेड है ये आपका क्रेडिट स्प्रेड बन गया मार्केट में। यानी मार्केट रुकी रहती है तो नुकसान होगा, ऊपर जाएगी प्रॉफिट आएगा, नीचे आएगी नुकसान होगा। तो यहाँ देखिए मैक्स लॉस 600 है, मैक्स प्रॉफिट थोड़ा सा ज्यादा है, तो यहाँ रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा ज्यादा मेंटेन हो जाता है आपका क्रेडिट स्प्रेड के अंदर। और इसको और अच्छे से बना सकते हैं। ये देखिए और जिस हिसाब से आप बनाना चाहें वैसे आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, राइट? तो इंट्राडे में इस तरीके से चीजें मैनेज हो जाएगी। सर इंट्राडे के लिए है विनोद जी, आपकी मर्जी है आपको एक्सपायरी तक होल्ड करना है नहीं करना। बाकी मार्केट मोमेंटम करेगी तो इनिशियल बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉसेस आ रहे होंगे। बस आपने अपनी पोजीशन हैच कर ली। सर ईटीएफ बाय करना बड़ा सिंपल होता है, ये देखिए मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। मान लेते हैं निफ्टी 50 के ईटीएफ्स। ये देखिए मैं वॉच लिस्ट में लगा, जैसे स्टॉक बाय करते हो ना। मोहम्मद जी ने पूछा सर ईटीएफ कैसे बाय करें, जैसे आप स्टॉक बाय करते हो तो नॉर्मली देखिए हम वॉच लिस्ट में लगाते हैं। तो ये देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर फायर्स का यूज कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ लिखा निफ्टी 54 एग्जाम्पल, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए सारे जो जितने भी आपको सिंबल्स दिख रहे हैं ना, ये सारे निफ्टी 50 के ईटीएफ्स है। जैसे कि देखिए एसबीआई का ईटीएफ है, या आईसीआईसी का है। और उसके बाद देखिए कोटक का दिखेगा, यूटीआई का दिखेगा, आदित्य बिरला का दिखेगा, एचडीएफसी का दिखेगा। ये सारे ईटीएफ्स है जो निफ्टी 50 के ईटीएफ्स है। देखिए एक ईटीएफ लगाता हूँ मैं एसबीआई वाला वॉच लिस्ट में, देखिए ये लग गया, ठीक है? और इसको देखिए इसका चार्ट लगाता हूँ मैं। ये देखो ये इसका चार्ट लग गया, ठीक है? ये चार्ट है। अब ये हो गया निफ्टी 50। तो जिनको भी निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, ईटीएफ के थ्रू करनी है, तो ये ईटीएफ आपने खरीद लेना है। बस जितनी क्वांटिटी आप चाहे उतना खरीद सकते हैं। ये देखिए स्टॉक की तरह। तो यहाँ देखिए बाय लगा लीजिए, जैसे आप ओवरनाइट पे लगा लीजिए। ये देखिए जितनी आप क्वांटिटी चाहे खरीद लीजिए। 100 खरीद लीजिए, 1000 खरीद लीजिए, 10,000 खरीद लीजिए। और यहाँ पर आपका प्राइस आ जाएगा, कितना पैसा आपका लगेगा इतनी बाइंग पे। बस इतना होता है बस, और कुछ नहीं होता ईटीएफ के अंदर। अलग अलग इंडेक्स के, अलग अलग स्ट्रेटेजिक इंडेक्स के ईटीएफ्स अवेलेबल होते हैं, आप उनको खरीद सकते हैं। और नेस्डेक का भी ईटीएफ अवेलेबल है, मतलब अमेरिकन स्टॉक मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो उसका ईटीएफ भी अवेलेबल है। आपको और किसी कंट्री की एक दो ईटीएफ अवेलेबल है इंटरनेशनली इन्वेस्टमेंट करनी हो, प्लस सिल्वर बीस और गोल्ड बीस। गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, सिल्वर में करनी है, उसके भी ईटीएफ्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, वो भी कर सकते हैं आप। सर अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है स्प्रेड के अंदर, आपने इंट्राडे का मुझसे पूछा था विनोद जी। तो विनोद जी अगर इंट्राडे में आपको प्रॉफिट आ रहा है तो आप बुक कर लीजिए। आपने इंट्राडे के लिए कहा था ना, तो ऑब्वियसली आप इंट्राडे में ही प्रॉफिट एंड लेस जो आ रहा है वो आप बुक करोगे। और बाकी स्ट्रेटेजी तो देखिए बहुत तरीके से बनाई जा सकती है। ये तो सिर्फ मैंने एक आपको एक ऑप्शन ही बता दिया। स्प्रेड में स्प्रेड भी बहुत तरीके से है। मान लेते हैं कि आपने कोई ऑप्शन बाय करा हुआ है। मान लेते हैं 25,000 का सिर्फ कॉल ही बाय कर लिया आपने। अब इसमें क्या है कि आपका मैक्स लॉस है 3,000। मार्केट ऊपर जाएगी, कहाँ से ऊपर जाएगी?
अगर 0.66% मार्केट ऊपर जाती है तो आपको बेनिफिट आता है। लेकिन आपको थोड़ा-सा ना देखिए जब आप ऑप्शन बाय करते हो, ऑब्वियसली आप ऑटोमेटिक हेज पर होते हो क्योंकि आपको पता है कि मैक्सिमम लॉस आपका यही हो सकता है, ठीक है? ऑटोमेटिक हेज पे हो। इसकी आपको कॉस्टिंग कम करनी है, तो जितना आपको लग रहा है मान लेते हैं मुझे लगता है मार्केट 1% ऊपर जाएगा, तो 1% ऊपर की मैं एक शॉर्ट कर देता हूँ। अभी लीजिए यहाँ कॉस्टिंग कम हो गई आपकी, 3000 की जगह 1800 रुपए रह गए, मैक्स प्रॉफिट आपका 3000 रह गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपका प्रॉफिट ज्यादा है, लॉस कम है। मार्केट अगर ऊपर गई तो आप प्रॉफिट कमाओगे, अदरवाइज मार्केट नीचे गई तो मैक्सिमम नुकसान आपका यही है। और ये मार्केट में जो मैक्सिमम नुकसान है आपका टिल एक्सपायरी तक है, मतलब स्प्रेड आपने होल्ड करके रखा है, तो टिल एक्सपायरी तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब चीजें ऐसी ही रहेंगी, मतलब नॉट टू वरी अबाउट इट, कोई इशू ही नहीं है। तो वो आप कर सकते हो, और मार्केट अननेसेसरी ऊपर नीचे हो रही है तो आप होल्ड भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है, ऐसा कन्विक्शन है मार्केट ऊपर जाएगी, स्टॉप लॉस हंटिंग से आप बच सकते हो। बुक आप मैनुअली करिए ना सर, बुक हो जाएगा, जब चाहे आप एग्जिट कर लीजिए। सर इफ मार्केट महाशारदा स्टॉक मार्केट क्लासेस ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, सर इफ मार्केट क्लोज्ड अवर एसएल बाय गैप अप एंड गैप डाउन, ओके, देन व्हेन शुड वी एग्जिट इमीडिएटली एंड वेट फॉर लॉस टू कम डाउन। बेसिकली देखिए ये जो हैजिंग वगैरह होती है ना, बेसिकली इसीलिए होती है कि मार्केट गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया आपके ट्रेड के अगेंस्ट जा करके। अगर ट्रेड के अगेंस्ट जा करके मार्केट ऐसा रिएक्ट कर गया तो उस टाइम हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली देखिए मेरा मानना ऐसा है कि मार्केट अगर ओवर रिएक्ट कर जाता है तो रिकवरी जल्दी आ जाती है, उससे अगले दिन रिकवरी आ जाती है, बहुत सारे सिनेरियो में ऐसा मिला है। तो अगर आप मार्केट में हैज है तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा-सा वेट कर लेना चाहिए मार्केट रिवर्स होने का या अपने लॉस को कम करने का। आपको थोड़ा-सा वेट ज़रूर कर लेना चाहिए। और अगर आप हेज नहीं है और आपको लग रहा है कि मार्केट के अंदर ऑलरेडी आपको नुकसान हो गया है, तो इमीडिएटली आपको काटना ही काटना है। अगर आपको लॉस डिसाइडेड है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर और लॉस हो जाएगा आपको, तो देन आप इमीडिएटली काटिए, फिर वेट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। मेनली मैंने जैसा स्टार्टिंग में बताया था 5 सिनेरियो मार्केट में होते हैं, प्रॉफिट, लॉस, नो प्रॉफिट, नो लॉस, बिग लॉस एंड बिग प्रॉफिट। आपको सिर्फ बिग लॉस से बचना है, बाकी 4 चीजें मार्केट में होती रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका ना ज्यादा पैसा जाएगा ना ज्यादा पैसा आएगा, लेकिन चीजें मैनेज कर लोगे तो पैसा ऑटोमेटिक आना स्टार्ट हो जाएगा, बस बिग लॉस से आपको बचना होता है। राजू जी ने मुझसे पूछा है 1% प्रॉफिट टारगेट ईटीएफ स्ट्रैटेजी। माँ शारदा जी ने पूछा है कि हुंडई आईपीओ जीएमपी वैल्यू, हाँ सर मैंने भी सुना था 80% लो है, पता नहीं क्या चक्कर चल रहा है। बाकी 80% नीचे खुल जाएगा, मुझे थोड़ा सा विश्वास भी नहीं हो रहा, मैं बिलीव नहीं कर रहा ग्रे मार्केट का प्राइस, बाकी देखते क्या होता है। 1% प्रॉफिट टारगेट ईटीएफ स्ट्रेटेजी में स्ट्रीक थोड़ा इनकरेक्ट डाटा दिखा रहा है, सॉल्यूशन। सर अगर इनकरेक्ट दिखा रहा है तो एक बार आप अपने ब्रोकर से डिस्कशन करिए, और बाकी मुझे एग्जैक्ट बताइए कि मैं तभी आपको बता पाऊंगा कि क्या चीज इनकरेक्ट बता रहा है। एग्जैक्ट क्या चीज इनकरेक्ट आ रही है, मतलब ईटीएफ का क्या प्राइस चल रहा है और ये क्या बता रहा है, तो वो मुझे आप बताएंगे तो मैं बता पाऊंगा आपको। नकुल जी 100% आप इस वीडियो को बाद में देख सकते हैं, ये वीडियो रिकॉर्डेड रह जाती है हमारे चैनल के ऊपर, और उसके बाद आप देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। वीडियो हमेशा रहेगी, रिकॉर्डेड रहेगी। बैक टेस्ट का रेफर कर रहा हूँ। बताइए सर। 20 नवंबर के बाद इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग पर क्या फर्क पड़ेगा? बेसिकली सर मुझे देखिए क्या लग रहा है, मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारी स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी होती है उसके ऊपर डिपेंडेड है, बहुत सारे पीपल्स डिपेंडेड है। अब ऑब्वियसली जो वीकली एक्सपायरी के ऊपर जिन्होंने जो भी मेथड बनाया हुआ है, मैं भी उनमें से एक हूँ, एक स्ट्रेटेजी मैं भी रन करता हूँ, जिन्होंने हमारी फ्री इंटरडे ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी देखी है, फ्री कोर्स वाली, तो उनको भी पता होगा। तो ऑब्वियसली क्या है कि बैंक निफ्टी का वॉल्यूम्स कम हो जाएंगे,
और ये शिफ्ट होने वाले हैं निफ्टी 50 के ऊपर और सेंसेक्स के ऊपर, दो चीजों के ऊपर रहेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी को रहना चाहिए था, और एक एक्सपायरी बैंक निफ्टी की जरूर रहनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत सारे ट्रेड्स वॉल्यूम्स उसके ऊपर है, तो वो काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। और काफी लोग दोस्तों निफ्टी में शिफ्ट होंगे मेरे हिसाब से। और बाकी देखेंगे स्ट्रेटेजीज वगैरह क्या देगी, ये 20 नवंबर में एग्जैक्टली क्या होगा वो 20 नवंबर के बाद ही थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन आएगी, क्योंकि ना स्ट्रेटेजी सारी ना चेंज होंगी, क्योंकि किसी को नहीं पता कि बैकटेस्ट का क्या रिजल्ट है। अब मैं अगर अपनी बात करूं, मैं 3 साल से एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ, सिर्फ एक्सपायरी के ऊपर ही चलती है वो स्ट्रेटेजी जो मैं फॉलो करता हूँ, उसकी मुझे काफी प्रैक्टिस हो गई, मतलब मैं हैबिचुअल हो चुका हूँ। मतलब मेरे लिए क्या है कि वो टी पीने जैसा है, मतलब टी रखी है, मुझे पता है वो ऐसी ही सिप मारनी है, तो मुझे वो अपना सेटअप दिखता है, मैं फटाफट उसको लेता हूँ, स्टॉप लॉस लग गया ठीक है, टारगेट लग गया तो भी ठीक है। अब मैं भी उसके अंदर डिस्टर्ब हो रहा हूँ, क्योंकि वो एक्सपायरी बेस्ड है, और कुछ महीनों से उसकी प्रैक्टिस हो गई थी कि हर एक्सपायरी पे ही ट्रेड लेना था, कि कोई भी एक्सपायरी होगी, तो वो डिस्टर्बेंस तो है मार्केट के अंदर। सर निफ्टी फिफ्थ वेव इन वीकली टाइम फ्रेम, फिफ्थ वेव सर, वेव्स तो हम देखते ही नहीं है, मैं चेक करता हूँ। तो हैजिंग वाला मेरे हिसाब से अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो फिर मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स में चल रहा हूँ। आप हैजिंग से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, वैसे भी कुछ पूछना चाहते हैं, तो मुझसे पूछ सकते हैं, नॉट टू वरी अबाउट इट। देखिए मैं निफ्टी का अभी फिलहाल का सेंटिमेंट बता रहा हूँ, देखिए हो क्या रहा है। एज पर टेक्निकल एनालिसिस क्या चीज दिख रही है, नॉर्मली क्या हुआ, निफ्टी का एक वीक बहुत खराब था। फिफ्थ वेव तो सर मुझे नहीं पता आप कौन सी कह रहे हैं, मुझे एग्जैक्ट समझाइए क्या है। बाकी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ टेक्निकल एनालिसिस क्या दिख रहा है। एक कैंडल बनी थी, ये मारू बोजो टाइप की कैंडल बनी है, बहुत वीक कैंडल कंसीडर करते हैं हम इस कैंडल को। और ये जो कैंडल है, जो रेड वाली कैंडल बनी थी पिछले वीक, तो इसका मतलब तो यही था मार्केट थोड़ा सा बेरिश होगा। अब नॉर्मली क्या हुआ, ये नेक्स्ट वीक वाली जो कैंडल बनी ना, ये थोड़ी डोजी टाइप की कैंडल बन गई, यानी एक ही जगह कहीं ना कहीं रुक गई है कैंडल। तो जब ये लास्ट वाली जो कैंडल है, ये जो एक ही जगह रुक गई है, ये आपको ये बता रही है कि मार्केट थोड़ा सा अनडिसाइडेड हो गया है, यानी ना बायर्स एंड सेलर्स दोनों को समझ नहीं आ रहा है एग्जैक्टली मार्केट क्या रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि अगर मार्केट इस कैंडल का हाई ब्रेक करती है, इस वीकली कैंडल का हाई ब्रेक करती है कभी भी, कल करे, परसों करे, नरसों करे, जब भी करे, तो यहाँ पर थोड़ा सा सेंटीमेंट ठीक होता हुआ दिख सकता है मार्केट के अंदर। दूसरा, यहाँ पर अगर इसका लो ब्रेक कर देती है मार्केट, तो सेंटीमेंट और खराब होता हुआ आपको दिख सकता है। बाकी मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज होकर भी चल सकती है, यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट साइडवेज हो जाए और साइडवेज होकर के फिर वापस नीचे आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी मार्केट के अंदर बनती है, क्योंकि मार्केट कई बार एकदम नहीं गिरता, थोड़ा सा होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद मार्केट गिरता है। और बाकी जो मुझे यहाँ सने लग रहा है कि थोड़ा सा मार्केट रुकता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बायर्स एंड सेलर्स में अनडिसिजन है, तो शायद मार्केट रिकवर कर जाए नेक्स्ट वीक, इसकी पॉसिबिलिटी भी मार्केट के अंदर बनती है। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा कि सारा वॉल्यूम निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि वॉल्यूम्स बढ़ जाएंगे, जिनको वीकली एक्सपायरी की स्ट्रेटेजीज प्ले करनी है तो वो शिफ्ट हो जाएंगे। तो सारा तो नहीं आएगा, जो जो मंथली प्ले करते हैं निफ्टी को, बैंक निफ्टी को या बाकी इंडेक्सेस को, तो मंथली वाली स्ट्रेटेजी उनकी चलती रहेगी। लेकिन हाँ, काफी वॉल्यूम शिफ्ट हो सकता है, निफ्टी 50 सेंसेक्स निफ्टी में वो 100% होगा, शिफ्ट होगा। प्लस बहुत सारे हैबिचुअल हो गए थे ऑप्शंस बायर, बहुत सारे ऐसे जो बैंक निफ्टी के हैबिचुअल हो गए थे कि इंट्राडे के अंदर वो प्ले करना है, बैंक निफ्टी को प्ले करना है। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स भी है जो रेगुलर उन्हीं को फॉलो करते हैं, बैंक निफ्टी को इंट्राडे ट्रेडिंग ऑप्शंस बाइंग में करते हैं। तो डिस्टर्ब होंगे, डिस्टर्बेंस तो होगी मार्केट के अंदर, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर क्या वॉलेटिलिटी ज्यादा है, और मार्केट का रूल है हमेशा ट्रेडिंग के अंदर कि जो चीज ज्यादा वॉलेटाइल है ना, उसमें ज्यादा पैसा बनता है, तो मैं उससे एग्री करता हूँ। तो हमें एक वॉलेटिलिटी वाला इंडेक्स तो दे देती कम से कम, सेबी कम से कम अलाउड कर देती एनएससी को कि भाई बैंक निफ्टी रहने दो, तो कुछ ऐसा होना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा खराब हो रहा है, ट्रेडिंग का मसला थोड़ा सा खराब हो रहा है। और बैंक निफ्टी एक बहुत बड़ा एक्सपोजर होता है निफ्टी 50 के अंदर फाइनेंस का, तो उसको हैजिंग करने के लिए भी वीकली में कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, चाहे ट्रेडिंग ना भी हो, हैजिंग के लिए तो चाहिए। तो वो डिस्टर्बेंस तो हो रहा है। डॉक्टर ब्रिजेश जी ने कुछ पूछा है।
अनमोल जी, सेबी सर्कुलर में क्या स्टॉक ऑप्शंस में दूर की स्ट्राइक अवेलेबल होनी बंद हो जाएगी? डी पोडियम स्ट्राइक सर हो सकती है, क्योंकि ना लोग कैपिंग लगाने की बात कर रहे हैं। अभी कैपिंग लगी नहीं है, लेकिन 5% के आसपास की कैपिंग की बात की गई थी। लेकिन अभी कोई ऐसी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि कैपिंग लगाएंगे कि 5% दूर की ओटीएम नहीं ले सकते, वो नहीं ले सकते, उसकी कैपिंग लग सकती है। लेकिन अगर आप मार्केट में हैच कर रहे हैं, हैच करने का मतलब ये है कि आपने सेल करी हुई है, कोई ऑप्शन सेल करा हुआ है, चाहे पुट एंड कॉल, उसको हैच करने के लिए तो जो भी ओटीएम अवेलेबल होगा, चाहे वो 10% दूर हो, चाहे 20% दूर हो, वट एवर, आप उसको हैच कर पाएंगे। तो वो फैसिलिटी है। और जेरोधा तो मेरे ख्याल से डीप ओटीएम वैसे ही नहीं खरीदने देता, वैसे ही बाय नहीं करने देता। वो तो 3-3.5% के बाद ही रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है कि नहीं कर सकते बाय। तो वो भी हैच करने के लिए करता है कि आप हैच कर सकते हो, कितनी भी दूर की ले लो जो अवेलेबल है। अदरवाइज इसकी कैपिंग हो सकती है, लेकिन अभी ऐसा कोई सर्कुलर नहीं आया। इसकी बात चली थी बीच में, प्रपोजल में आया था एक बार कि लग सकता है, लेकिन अभी नहीं हुआ है क्लेरिफाई। अभी भी बहुत सारे ब्रोकर ओटीएम बाय बाय कर सकते हो आप। और सेल तो कर ही सकते हो, सेल में तो रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं दूर की ओटीएम, अभी भी नहीं है। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो तो प्लीज बताइए, हैजिंग को लेकर के या किसी भी और चीज को लेकर के बताइए। देन उसके बाद दोस्तों वाइंड अप करते हैं आज की लाइव क्लास को। मोस्ट वेलकम सर। माँ शारदा स्टॉक मार्केट क्लासेस का एक क्वेश्चन हो रहा है। सर हीरो जीरो अच्छा काम करेगा अब निफ्टी में, इफ पीपल गॉट ट्रैप्ड ऑन एक्सपायरी डे? सर देखेंगे हीरो जीरो। मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ हीरो जीरो का, और मुझे खास पसंद है नहीं स्ट्रैटेजी। बाकी देखेंगे कैसा है, कैसा रहेगा। अभी तो नहीं कह सकते कुछ भी इस बारे में। विनोद कटारी जी कह रहे हैं, क्या ऑप्शन में भी स्कैनर बन सकते हैं? जी हाँ, ऑप्शन के अंदर स्कैनर बिल्कुल बन सकते हैं। स्ट्रीक में ऑप्शंस है ऐसे कि ऑप्शंस के अंदर आप स्कैनर बना सकते हो। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स और होंगे जिसमें आप बना सकते हो। वीकली हैजिंग कैसे करें सर? इंडेक्स 2% अप एंड डाउन सर। नारायण लाल जी ने बोला है वीकली एक्सपायरी, वीकली हैजिंग कैसे करें सर? हाँ सर, वही कंसर्न है। बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा कंसर्न चलेगा, निफ्टी में कर सकते हो। और मैं अभी वीकली का भी बताता हूँ आपको। सर बैंक निफ्टी वॉलेटाइल रहेगा कि नहीं? सर ऑब्वियसली जो इंडेक्स की चाल है, वो इंडेक्स की चाल तो ऑब्वियसली रहेगी मार्केट के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस कम कर दिया, शिफ्ट कर दिया तो इंडेक्स नहीं करेगा वोलेटाइल। तो जो उसकी नॉर्मल चाल है वो तो मार्केट के अंदर रहेगी, और बाकी ऑप्शन से कोई फंडामेंटल में फर्क नहीं आता है। अब बेसिकली बैंक निफ्टी आ कहाँ से रहा है? जो आपके मेजर स्टॉक्स है उन्हीं से तो आ रहा है। तो अगर ऑप्शंस बंद भी कर रहे हैं मार्केट के अंदर, तो मेरे ख्याल से वॉलेटिलिटी शायद थोड़ी सी कम हो जाए, ज्यादा ना हो, क्योंकि ऑप्शन नहीं मिल रहा है हैज करने का। तो शायद काफी लोग शिफ्ट हो जाए बैंक निफ्टी के ऊपर, ज्यादा वो ना करे, और दैट्स वाई रीजन वॉलेटिलिटी कम हो जाए, तो उसके भी चांसेस बनते हैं मार्केट के अंदर। मिड कैप का थोड़ा एनालिसिस बताएं सर, मैं चेक करता हूँ क्या टेक्निकल है। सर मेरे ऑप्शन ट्रेडिंग में अब तक कोड हैक ने मुझे भेजा है सर 9 लाख का लॉस हो गया है। सर आप ऑप्शन बायर है या सेलर है, मुझे पहले ये बताइए। मेरे हिसाब से आप 99% बायर तो नहीं है। राइट। तो जैसे कि हम कह रहे हैं पहले से ही कि ऑप्शन बाइंग नहीं करनी
चाहिए इनिशियल बेसिस पे, खासकर इनिशियल बेसिस में मार्केट के अंदर जितने सेगमेंट्स है ना, उन सभी सेगमेंट्स के अंदर सबसे टिपिकल है ऑप्शंस बाइंग से पैसे कमाना। अगर आप यही 3 साल पहले, नॉर्मली हम बात करते हैं कि 9 लाख का आपने नुकसान करा, 2.5 साल में पहले अच्छा अर्न किया, तो नॉर्मली मान लेते हैं कि 2-3 साल पहले आपने यही 9-10 लाख रुपए अगर उठा करके निफ्टी में लगा लिया होता, तो वही पैसा 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो गया था, है ना? तो ऑप्शंस बाइंग एक बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर राइड हो जाती है, बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर चाहिए, साइकोलॉजिकल बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडर चाहिए और इसके अंदर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो 1:4 से चाहिए होता है, ऊपर चाहिए होता है क्योंकि 33% ही चांस होते हैं मार्केट में पैसा कमाने के लिए। तो हेजिंग पर्पस के लिए ठीक होता है, लेकिन ऑप्शंस बाइंग की जो स्ट्रेटेजीज है मार्केट में अवेलेबल है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑप्शंस बाइंग से पैसे नहीं कमाए जा सकते, बिल्कुल कमाए जा सकते हैं, लेकिन करना मुश्किल काम है। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेडर बड़े कम है मार्केट के अंदर। बहुत ट्रेडर है जो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, मैं इस डिबेट पे नहीं हूँ, लेकिन आपको नहीं करना चाहिए इनिशियल बेसिस पे। इनिशियल बेसिस पे स्टॉक्स ट्रेड कर लीजिए, नॉर्मली शॉर्ट टर्म में कर लीजिए, स्विंग ट्रेडिंग कर लीजिए, ईटीएफ ट्रेड कर लीजिए, काफी रिलायबल रहेगा आपके लिए। तो मेरे हिसाब से ये आप बिल्कुल मत करिए, ये आपको काफी नुकसान करेगा। और इंट्रिंसिक वैल्यू मेरे ख्याल से सर ऑप्शंस बाइंग ज्यादा आसान हो रही है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग का प्रीमियम्स काफी कम हो गया है पहले के कंपैरिजन में। अब जो पहले 3-4 साल पहले प्रीमियम्स है ना, वो कम हो गया है, तो ऑप्शंस बाइंग का चलन तो ज्यादा है इस टाइम पर, देखा जाए तो। कोडैक जी कहते हैं म्यूचुअल फंड, सर मैं म्यूचुअल फंड्स का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, मैं इंडेक्स का बहुत बड़ा फैन हूँ। मार्केट के अंदर इंडेक्स के अंदर बहुत पावर है, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, NV 20 यानी निफ्टी वैल्यू 20, और मोमेंटम 30, मोमेंटम 50, निफ्टी अल्फा, ये सारे स्ट्रेटेजिक इंडेक्सेस है मार्केट के अंदर, वो इतने कैपेबल है, म्यूचुअल फंड वगैरह फेल कर देते हैं। तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ नहीं हूँ म्यूचुअल फंड्स का, तो वो अपने आप में ही काफी है। इनके ETFs ले सकते हो, इंडेक्स फंड में ले सकते हो, तो ये मोर देन इनफ है। हर्षित जी कहते हैं सर ऑप्शन ट्रेडिंग में 40,000 का लॉस बायर, सर वही देखिए मार्केट में, मैंने कहा कि जब आप ऑप्शंस बाइंग कर रहे हो तो आपके विन होने के चांसेस ऑब्वियसली डाउन है। आप कितना बड़े से बड़ा यूट्यूबर देख लो, डेली उसकी वीडियोस देख लो, डेली उसकी एनालिसिस देख लो, कमाने वाले वही आपको मिलेंगे 90-95%, उससे ज्यादा मिलेंगे नहीं। लेकिन वही इसकी जगह अगर आपने स्टॉक्स पे काम किया होता, स्विंग ट्रेडिंग वगैरह आपने की होती, तो शायद वहां 50-60% लोग आपको मिल जाए, 70-80% भी मिल जाए। और अगर मार्केट के अंदर आपने ऐसा काम किया होता जिसके अंदर अगर मार्केट में दोस्तों आपने ऐसा काम किया होता जिसके अंदर 1 सेकेंड, कुछ कंसर्न चल रहा है, 1 सेकेंड। हाँ, तो मैं कहता कि मार्केट में अगर आपने नॉर्मली स्टॉक्स वगैरह के अंदर काम किया होता और होल्ड किया होता, थोड़ा इन्वेस्ट किया होता, तो ऑब्वियसली 80-90% लोग पैसा कमा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आप प्रॉफिटेबल हो जाते। मेनली पर्पस होना चाहिए पैसा कमाने से, आपका पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि मुझे ऑप्शन से कमाना है, ऑप्शन बाइंग से कमाना है। पैसा कमाना है मुझे, मेरी इतनी कैपिटल है, उस कैपिटल के अंदर कौन सी चीज परफेक्ट हो सकती है और मैं उस चीज को ट्राई करके क्या चीजें कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। सर एवरी इंडिकेटर, महाशारदा जी ने पूछा कि सर एडीएक्स विद ईएमए विल इट वर्क्स गुड, सर एवरी इंडिकेटर एवरी एनालिसिस वर्क्स गुड, बस प्रॉब्लम ये है हम बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, छोटे छोटे ट्रेंड्स पकड़ने की कोशिश करते हैं, दैट्स वाई रीजन हमें नॉइज आता है, उस वजह से हम एंट्री एग्जिट बार बार करते हैं मार्केट में। चलिए मैं एक चीज बताता हूँ आपको, बहुत बढ़िया सी चीज बताता हूँ। आपने 1 साल मार्केट में ट्रेडिंग करी, ठीक है? अब 1 साल ट्रेडिंग करके मान लेते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशन है मुझे 30-40% का रिटर्न निकालना है 1 साल में, ठीक है, मान लेते हैं। उस 30-40% का रिटर्न निकालने के लिए आपने इतनी ट्रेडिंग कर दी कि आपने रिटर्न निकाल लिया 30-40% का। लेकिन जब आप ट्रेड करते हो ना, एवरी ट्रेड आप एक कॉस्ट पे करते हो, ब्रोकर को, गवर्नमेंट को, ट्रांजेक्शन टैक्सेस, एसटीटी, जीएसटी, न जाने पता नहीं क्या क्या, तो खरीदने और बेचने का दोनों का आपका पैसा लगता है। तो जब आप रिटर्न निकाल भी लेते हो ना, फिर आपको बाद में पता लग रहा है कि आपने इतना तो ब्रोकर एंड गवर्नमेंट को ही दे दिया। तो मार्केट के अंदर आपको करना चाहिए बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर काम। आप काम करिए 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, 1 मंथ का मेरा वन ऑफ द फेवरेट टाइम फ्रेम है, मतलब इससे बढ़िया टाइम फ्रेम नहीं हो सकता। मार्केट में जब ट्रिगर मिलता है ना, स्टॉक 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 गुना हो रहे हैं, फिर देन उसके बाद एग्जिट मिल रहा है, तो ट्रेड कम मिल रहा है, पैसा ज्यादा बन रहा है, और रिलैक्सफुल हो आप,
आप अपना बाकी काम में मन लगाइए, जो भी आप करना चाहते हैं, फ्री रहिए, फैमिली के साथ एन्जॉय करिए। जबरदस्ती ट्रेड करने की कोशिश मत करिए, टाइम फ्रेम बड़ा करिए, उसके बाद जो आपका इंडिकेटर मन करता है, आपको आरएसआई मन करता है, मूविंग एवरेज मन करता है, सुपर ट्रेंड मन करता है, एमएसीडी करता है, एडीएक्स करता है, और भी बहुत सारे न जाने कौन-कौन से प्रिंस इंडिकेटर है। मुझे तो 50-60 के नाम भी पता था, अभी ध्यान नहीं आ रहे मुझे। ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं मार्केट के अंदर आप लगा लो और अप्लाई करके देखो, सब आपको सिग्नल सही दे रहे होंगे, सब आपको प्रॉफिटेबल एग्ज़िट करा रहे होंगे। सर मेरी एवरी वीडियोज़ मांगी लाल जी ने बोला है कि कैसे आपको इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स फ्री में मिलेगा। मेरी हर वीडियोस के अंदर रिसेंटली जितनी भी वीडियोस है उसके अंदर एक फॉर्म दिया गया है। सबसे पहले आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होता है। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। आपके गूगल फॉर्म दिया होता है हमने हर वीडियो के अंदर फ्री इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स के लिए, उस गूगल फॉर्म का आपको भरना होता है। फिर हम आपको 2 से 3 दिन के अंदर ईमेल कर देते हैं तीनों कोर्स के लिंक। उसमें जाकर के आप देख सकते हो। हर्षित जी, ऑप्शन सेलिंग की ना मैं बात करूंगा, मैं शायद नेक्स्ट वीक हम बात करेंगे लाइव। मैं लेकर के आऊंगा ऑप्शन सेलिंग, मुझे शिफ्ट करना है बहुत सारे लोगों को ऑप्शन सेलिंग में। बहुत लोग नुकसान कर रहे हैं और एक्सेप्टेबल नहीं है मार्केट के अंदर। इतना लोग नुकसान कर रहे हैं, चीजें सीखिए प्लीज। मार्केट में देखिए, डिसाइड करिए कि चीजें सीखनी है, तो मैं लेकर के आऊंगा इसमें। डॉक्टर ब्रिजेश ने पूछा है कि निफ्टी के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकालें। उनको हर स्विंग के ऊपर रेजिस्टेंस और हर स्विंग के नीचे सपोर्ट लगता है, और कभी कभार वो लेवल आते नहीं, मूवमेंट मिलती नहीं, और मार्केट उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता। मेनली क्या है कि हम टेक्निकल एनालिसिस को भगवान मान लेते हैं। मार्केट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस करना अच्छी बात है, लेकिन ऑब्वियसली टेक्निकल एनालिसिस मार्केट को नहीं चला रही, मार्केट ही सब कुछ कर रही है फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले देखिए डॉक्टर जी, मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ कि मार्केट के अंदर ब्रिजेश जी, कोई सपोर्ट और कोई रेजिस्टेंस अगर बन रहा है तो वो कभी भी टूट सकता है। एवरी सपोर्ट जो बना है वो टूटने के लिए बना है, और एवरी रेजिस्टेंस बना है वो टूटने के लिए बना है। कभी ना कभी तो टूटेगा ही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको लक्ष्मण रेखा ना माने कि वो लक्ष्मण रेखा हो गई, कोई उसको पार नहीं कर सकता, कोई उसको पार कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेनली देखिए होता क्या है, जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जानने की कोशिश कर रहे हैं तो कम से कम आपको ऐसी चीज देखनी चाहिए जिसमें 2 बार मार्केट ने रिस्पेक्ट करी, 2 टाइम्स मिनिमम, 2 टाइम्स मार्केट ने रिस्पेक्ट करी हो, उसको हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मानते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने 1 वीक का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, तो इस 1 वीक के टाइम फ्रेम पे आप देखिए मार्केट ने बहुत बार इस लेवल पे रेजिस्टेंस लिया और इसी लेवल पे सपोर्ट लिया। अब यहाँ पर देखिए 2 बार से ज्यादा हुआ। सबसे पहले आपको देखना है कि 2 बार आपको कहाँ मिल रहा है, और 2 टाइम्स आपको ट्रिगर्स कहाँ मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना होता है। तो यहाँ पर एक बार देखते हैं, 1 सेकेंड। एरो दिखा दे भाई, कुछ तो दिखा दे। पहले कुछ आ नहीं था, छोड़िए। जैसे कि देखिए यहाँ पर देखिए, एक बार मार्केट यहाँ रुका, यहाँ पर एक बार मार्केट यहाँ रुका, कि 2 टाइम मार्केट में ऐसा था कि मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। फिर तीसरे टाइम आपको पता होना चाहिए कि इस लेवल में मार्केट आ रहा है तो रुक सकता है, और इस लेवल में मार्केट वापस आ रहा है और मार्केट अगर इसको ब्रेक कर रहा है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, तो मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है। तो मार्केट यहाँ से बुलिश हो गया। फिर यहाँ देखिए सपोर्ट आ रहा है, ये देखिए मार्केट में सपोर्ट आ रहा है, 2 बार आ गया। तो तीसरी बार भी मार्केट ने रिस्पेक्ट करा, और चौथी बार भी मार्केट ने सपोर्ट का रिस्पेक्ट करा। तो 2 बार मार्केट अगर एक जगह रुक रहा है, मिनिमम 2 टाइम्स, उससे ज्यादा रुक रहा है तो और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया, और मार्केट कभी भी इसको ब्रेक कर सकता है। तो ये कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है कि ब्रेक नहीं करेगा। मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस में आपको हमेशा देखिए, कभी भी आप ट्रेड लेते हो ना, तो पहले से प्रिपेयर रहो कि मार्केट में ये नुकसान हो सकता है और इतना इसका आउटकम आएगा। क्या हम वो नुकसान लेने के लिए तैयार है? क्या हमारे रिस्क मैनेजमेंट में वो आता है? आता है तो ट्रेड लीजिए, नहीं आता तो वो ट्रेड मत लीजिए, बस दैट्स इट। साहिल दुबा जी कहते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का साइज चेंज हो जाएगा, तो यस ऑब्वियसली देखिए मैंने बोला कि 20 नवंबर के बाद चीजें चेंज हो जाएगी। 15 लाख मिनिमम कैपिंग की है सेबी ने कि वो कैपिंग लगेगी, और उसके ऊपर ही रहेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट साइज चेंज होगा, तो वो चीजें फिर उसी हिसाब से मैनेज हो गई ऑब्वियसली।
विनोद कटारी जी, हमारी आरएसआई वाली स्ट्रेटेजी थी, उसमें मिल जाते हैं सर फास्ट मूविंग स्टॉक्स। और उसके स्कैनर्स भी हमने बनाए हैं, पूरी सीरीज देख लीजिए ना आरएसआई वाली। वन ऑफ द आर्मी स्ट्रेटेजी है, और उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता मार्केट के अंदर। दीपक जी, मैं अभी आता हूँ सर मिड कैप के ऊपर। और फेक ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन जो है, ये थोड़ा सा लॉन्ग सब्जेक्ट है, मतलब इतनी जल्दी कवर नहीं हो पाएगा। हम ऑलरेडी 1 घंटे से ज्यादा बात कर चुके हैं, तो हम कभी और इसको डिस्कस करेंगे। एक डेडिकेटेड में लाइव वीडियो ले आऊंगा फेक ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के ऊपर, तो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, विथ वॉल्यूम डिस्कशन कर लेंगे, नॉट टू वरी अबाउट इट। लेकिन आज के लिए माफी चाहूंगा कि हम इसको बात करेंगे। देखिए, वो कह रहे कि कोई डिग्री फॉर टीचिंग स्टॉक मार्केट। देखिए, दोनों चीजें, अगर आपको इतना एक्सपीरियंस है मार्केट के अंदर कि आप चीजें सिखा सकते हैं, तो नॉट टू वरी अबाउट इट, आप चीजें सिखा सकते हैं। लेकिन सेबी की तरफ से जो रूल एंड रेगुलेशंस है, आप किसी को ये नहीं कह सकते कि जी श्योर मार्केट के अंदर प्रॉफिट आएगा। मार्केट के अंदर जो चीज एक्चुअली है, मेनली मार्केट के अंदर जो रिस्क है, तो आपको सामने वालों को बताना है कि मार्केट के अंदर ये रिस्क है। आपको सामने वालों को ये क्लेरिफाई करना है कि मार्केट में रिस्क भी है, प्रॉफिट भी है, नुकसान भी हो सकता है। तो अगर आप टीचिंग कर रहे हो मार्केट में विदाउट एनी डिग्रीज, तो आप टीचिंग कर सकते हो, नॉट टू वरी अबाउट इट। कोई भी बंदा कोई भी चीजें सिखा सकता है। लेकिन कुछ सेबी के रूल रेगुलेशंस है, आप किसी को लाइव ट्रेड नहीं करा सकते, आप किसी को जबरदस्ती एनकरेज नहीं कर सकते कि आप ट्रेड करो। आप चीजें सिखाओ, सेबी इसमें क्या रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है? कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रहा। लेकिन आप किसी को ये नहीं बोल सकते जी श्योरली मैं जो बता रहा हूँ उससे प्रॉफिट आएगा ही आएगा। अगर उससे प्रॉफिट आएगा ही आएगा, तो दुनिया का पैसा आप ही अपने घर पे ले आओगे, तो आपको कोचिंग करने की जरूरत ही नहीं है। मार्केट के अंदर काफी लोग बोलते हैं ना कि अगर आप ट्रेडिंग से इतना पैसा कमा रहे हो, तो ये यूट्यूब वगैरह ये सारी चीजें क्यों चला रहे हो? इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, यूट्यूब से पैसे आते हैं, ऑब्वियसली स्पॉन्सरशिप से पैसे आते हैं, जी हाँ। क्या एफिलिएट से पैसे आते हैं? जी हाँ, एफिलिएट से पैसे आते हैं। तो वो हम ट्रांसपेरेंट है, मैं तो ऑनेस्टी से बोलता हूँ, जी हाँ पैसे आ रहे हैं। क्या आप ये पैसे के लिए करते हो? जी, इसमें पैसा भी आ रहा है, ऑब्वियसली पैसा तो आ ही रहा है, हम इसको मना थोड़ी ना कर रहे कि पैसा नहीं आ रहा। लेकिन स्टॉक मार्केट के एक सर्टेन लिमिटेशंस है कि आप 20 25 30% जो मैंने बताया ना, जो हमारा एक टारगेट होता है, वो हमारा मार्केट के अंदर टारगेट होता है, वो अचीव हो जाए तो ठीक है। हम ये सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट तो पता नहीं क्या है, कि हम इसमें ये पैसा लगाएंगे, इसमें 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना इजीली हो जाता है। ऐसा नहीं होता, मार्केट में सिस्टम होता है, एक लिमिटेशन है मार्केट के पैसा देने की भी। ऐसा नहीं है मार्केट बिल्कुल ही आपको अंधाधुंध पैसा दे देगी, और जो अंधाधुंध वाली स्ट्रेटेजी चला रहा है उसका अंधाधुंध चले भी जाता है। तो ये आपको चीजें समझनी पड़ेगी। और टीचिंग वैसे भी दे सकते हैं सर, कोई इशू नहीं है। मिड कैप निफ्टी, मिड कैप का एक बार दीपक जी का क्वेश्चन था, तो उसका डिस्कशन करते हैं। मिड कैप इंडेक्स, देखिए मिड कैप इंडेक्स के अंदर क्या हुआ, बहुत बढ़िया सा सेटअप बना हुआ है। ऑब्वियसली करेक्शन आई इसके अंदर, यहाँ से देखिए गिरना शुरू हुआ, ठीक है। गिरना शुरू हुआ, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से नीचे आया। अगर हम अपना आरएसआई वाला सेटअप लगाते हैं, जो हमारा सेटअप है, वो लगाते हैं और उसमें एक बार ट्रिगर देखते हैं। और मैं एक दो क्वेश्चन और लूंगा, देन उसके बाद हम आज का क्लोज करेंगे। तो एज पर आवर आरएसआई सेटअप, देखिए कहाँ वीक हो गया था, मंथली पे लगाते हैं। देखो मंथली पे अभी भी वीक नहीं हुआ है, बिल्कुल टॉप पे बना हुआ है। और यहाँ पर देखिए, जब मंथली यहाँ पर टॉप पर बना हुआ है, यहाँ देखिए वीकली कैंडल, मंथली कैंडल देखिए। मंथली कैंडल में देखिए यहाँ पर एक अनडिसीजन आया था। ये वाली कैंडल बता रही है कि बायर्स एंड सेलर अनडिसीजन में थे, उनको नहीं समझ में आ रहा था मार्केट क्या कर रही है, ठीक है। इस लेवल पे बायर्स एंड सेलर्स को दोनों को नहीं समझ में आता मार्केट क्या कर रही है। देन उसके बाद मार्केट यहाँ पर नीचे आ गई, लेकिन नीचे की जो शेडो बन रही है ना, ये शेडो थोड़ा सा कंफर्टेबल बन रही है, और ये आपको बता रही है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और ये पिछली जो कैंडल है, ये भी आपको बता रही है मार्केट ने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, क्योंकि ये शेडोज है, लंबी लॉन्ग शेडोज है। एक हैमर फॉर्म्ड हुआ था, यहाँ पे एक हैमर फॉर्म्ड होने की कोशिश कर रहा है। देन उसके बाद अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पर ये कैंडल बुलिश रही है पूरे वीक की। निफ्टी अनडिसीजन में रहा, मिड कैप ने फिर भी रिकवरी दी है। और मार्केट अगर इस वीक का हाई ब्रेक करती है, तो और चांसेस बनेंगे मार्केट ऊपर की तरफ चले जाए। तो फिलहाल जो पूरा ट्रेंड है, ट्रेंड देखिए अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड है, कोई नेगेटिव ट्रेंड मार्केट के अंदर अभी स्टैब्लिश नहीं हुआ है। और जो हमारी आरएसआई वाली स्ट्रेटजी है मंथली टाइम फ्रेम के अंदर, अभी वो नीचे नहीं आया है।
तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी बुलिश टेरिटरी के अंदर ही है, स्मॉल करेक्शन अभी तक है। अगर ये क्रैश में बदलेगा तो हमें सिग्नल मिलेगा, फिलहाल अभी क्रैश के अंदर नहीं बदला है। तो ये था सिर्फ। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू ऑल ऑफ यू। डॉक्टर ब्रिजेश का एक क्वेश्चन है, वो एक बार मैं आंसर करता हूँ, देन उसके बाद आज की वीडियो से अलविदा लेते हैं। सर, क्या नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स बुलिश है ये बेरिश सेंटिमेंट में हेल्पफुल रहेगा? देखिए सर, आपको ध्यान रखना चाहिए कि सेलर्स मार्केट के अंदर क्या कर रहे हैं। मार्केट के अंदर जो मार्केट को घुमाने का काम कर रहे हैं, या जिसको आप ऑपरेटर्स कहते हैं या जो भी कहते हैं, वो मेन पावर होती है सेलर्स के अंदर। क्योंकि सेलर्स जो है वो बायर से कई टाइम से ज्यादा पैसा देता है, और पैसा वही दे पाएगा जिसके पास पैसा होगा। और अगर मार्केट के अंदर कोई सेलर्स के अंदर वॉल्यूम्स ज्यादा आ रहे हैं, चीजें ज्यादा आ रही है, तो आपको सेलर्स पे ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट में सेलर्स क्या कर रहे हैं। तो मार्केट में जब आप वॉल्यूम्स देखते हैं ना, कॉल साइड ज्यादा वॉल्यूम है, तो कॉल साइड ज्यादा वॉल्यूम का मतलब यही होता है कि सेलर्स चाहते हैं मार्केट नीचे गिरे। और पुट साइड ज्यादा वॉल्यूम है, तो उसका मतलब यही है कि सेलर चाहते हैं मार्केट ऊपर बढ़े, क्योंकि उनको प्रॉफिट तब होगा पुट के अंदर जब मार्केट ऊपर जाएगी। सेलर्स के लिए मैं कह रहा हूँ। तो सेलर्स ऑप्शंस के अंदर बेसिकली ज्यादा प्रीमियम पे करते हैं, और वो प्रीमियम पैसे वाला पे करेगा, और पैसा वाला मार्केट को ऊपर नीचे रखने की ताकत रखता है। हम बहुत छोटे लोग हैं, हम तो किसी गिनती में नहीं आते। हम जितने भी लोग मार्केट के अंदर लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े ऑपरेटर्स मार्केट के अंदर बैठे, ऐसे ऐसे ऑपरेटर बैठे पूरी एक कंट्री तक हिलाने की ताकत रखते हैं। वो जब चाहे जिस कंट्री को चाहे उस कंट्री की स्टॉक मार्केट को हिला सकते हैं। वो जहां चाहे लेके जा सकते हैं। तो मार्केट के अंदर सेलर्स पे जरूर आप फोकस करिए। सर, बेकार की बातें, एफ आई आई डी आई कुछ नहीं होता, डाटास वगैरह आप देख लो, कि इससे कुछ भी पता नहीं लगता मार्केट के अंदर कि एफ आई आई ने खरीदा, एफ आई आई ने बेचा, डी आई आई ने खरीदा, डी आई आई ने बेचा। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे मार्केट के ऊपर, पता नहीं लगेगा आपको कब खरीद रहे हैं कब बेच रहे हैं। और बेकार की बातें होती है मार्केट के अंदर। टेक्निकल एनालिसिस भी अगर हम बात करें ना, अगर हमें 50-60% एक्यूरेसी मिल जाए तो मोर देन इनफ होती है। कोई भगवान तो है नहीं ना मार्केट में। एफ आई डी आई खरीद लेंगे बेच लेंगे, आपको थोड़ी ना बताएंगे। हमें पता नहीं लगेगा कब खरीदोगे कब बेचोगे। हमें तो न्यूज तब मिलती है जब वो काम कर चुके होते हैं, जब मार्केट रिएक्ट कर चुकी होती है। हमें पहले थोड़ी ना पता लग रहा है कि एफ आई क्या करने वाला है, डी आई क्या करने वाला है, कुछ भी नहीं पता लगता इससे। थैंक यू सुशील जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सर, मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि जो मार्केट में रियलिटी है वो रियलिटी में आपको बताऊं। मार्केट में कितना पैसा बन सकता है वो मैं आपको बताऊं, मार्केट में कितना नुकसान के चांसेस है वही मैं आपको बताऊं, वही करने की कोशिश करते हैं। हम बे मतलब कि फेक चीजें करने की कोशिश नहीं करते। मैनी पीपल्स यूजिंग ऑप्शंस बाइंग, ऑप्शंस बाइंग, ऑप्शंस बाइंग, वाई ऑप्शंस बाइंग? ऑप्शंस बाइंग ऑब्वियसली बहुत मुश्किल टास्क है पैसा कमाने के लिए यार। स्टॉक्स में करो ना। अब जैसे कि मेरे एक यूट्यूबर है, वो मुझे बड़े पसंद है, महेश कौशिक जी, है ना, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। आपने कभी चैनल देखना उनका? तो बेसिकली वो हमेशा यही कोशिश करते हैं जिससे रियलिटी में पैसा लोगों का बन सकता है, और बने चाहे ना बने, एटलीस्ट पैसा ज्यादा लूज तो ना हो ना किसी का। तो वो बड़ी कोशिश करते हैं। मैं हर मैं एवरी वीक 8 बजे लाइव होता हूँ आपके सामने, आपके क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, किसी एक टॉपिक के बारे में समझाने के लिए। और आप एवरी संडे 8 बजे शाम के टाइम मेरे से जुड़ सकते हैं, और हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं एवरी टाइम। राइट? तो अगर आप जानते हैं महेश कौशिक सर को, प्लीज बताइए कौन कौन जानता है महेश, महेश कौशिक सर को? जी, डॉक्टर विजय जी, राइट। है ना, तो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है, तो जनरली मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। बाकी मैंने बहुत से यूट्यूबर्स देखे ऑप्शंस बाइंग, ऑप्शंस बाइंग। मुझे बता दो कितने लोग फॉलो करते हैं ऑप्शंस बाइंग को और पैसा कमा रहे हैं। अगर देखिए कोई आपको फॉलो कर रहा है, ठीक है, और आप एटलीस्ट उनको इस रास्ते पे ले जाओ कि भाई ज्यादा नहीं, 60% मार्केट में पैसा कमा ले लोग, 70% लोग जो आपसे जुड़े हैं वो पैसा कमा ले, थोड़ा कम कमा ले लेकिन कमा ले। तो आपका टीचिंग देने का या बाकी चीजें देने का बेनिफिट है। लेकिन अगर वो रेशो ही 5-10% की आनी है, तो वो सेगमेंट ही खराब है। बेसिकली क्या है, कोई कितना ही सिखा ले, ऑप्शन बाइंग एक सेगमेंट ही खराब सेगमेंट है। तो मैं कभी सपोर्ट नहीं करता। ब्लैक बुल जी, कोशिश करेंगे हैजिंग के ऊपर, बाकी अगर कुछ और समझ में आएगा तो मैं बताऊंगा।
थैंक यू ब्रिजेश जी, थैंक यू सो मच। अब मैं ये तो समझ गया कि इन दो के अंदर ब्रिजेश जी एक में हूँ आई थिंक, महेश जी के बाद। ग्रेट। थैंक्स लॉट सर। जी सर देखिए, नेक्स्ट हमारा जो, मैं लाइव आऊंगा ना संडे वाले दिन नेक्स्ट वीक 8 बजे। मैं ऑप्शन सेलिंग के बारे में ही बताऊंगा और कुछ स्ट्रेटजीज आपके साथ डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक का आप प्लीज वेट करिएगा, देन हम पूरा डिस्कशन करेंगे ऑप्शन सेलिंग के ऊपर। ऑप्शन सेलिंग की बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई है और बहुत बार मैंने डिस्कशन करा। जो मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग का कोर्स है ना, उसमें एक भी ऑप्शन बाइंग का कोर्स नहीं है। दो तो मैंने ऑप्शन सेलिंग ही बताया, स्कैल्पिंग भी मैंने ऑप्शन सेलिंग पर ही बताई है। क्योंकि जो चीज से बन सकता है पैसा या जिसके चांसेस ज्यादा है, तो वही चीज बतानी ही चाहिए जिससे एटलीस्ट आपका बेनिफिट हो। दिलीप जी थैंक यू। नमस्ते सर। ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी थोड़ा सा सर वास्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन व्हील में देखिए नॉर्मली होता क्या है, निफ्टी 20 से भी कर सकते हैं, निफ्टी फ्यूचर से भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों में चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, थोड़ा हैच करना पड़ेगा फ्यूचर के अंदर। क्योंकि मेनली क्या है कि पुट पहले हम शॉर्ट करते हैं, देन उससे कमाने की कोशिश करते हैं। और ऑप्शन व्हील की कुछ लिमिटेशंस भी है, और इंडेक्स के साथ रिटर्न्स आएंगे नहीं आएंगे वो एक कंसर्न रहता है। ऑप्शन व्हील में ज्यादा रिटर्न स्टॉक्स के अंदर मिलते हैं, और स्टॉक हमेशा रिस्की रहते ही है मार्केट के अंदर। तो स्टॉक सिलेक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है मार्केट में। तो ऑप्शन वीक के ऊपर बहुत डीप रिसर्च कर रहा था मैं अभी 2 हफ्ते पहले। बहुत कुछ करने की मैं कोशिश कर रहा था कि ऑप्शन वीक में और क्या बेटर हो सकता है, और क्या बेटर हो सकता है। तो फिलहाल कोई कंक्लूजन नहीं निकला है, अगर कोई कंक्लूजन निकलेगा, कुछ चीजें होगी, तो एक बार मैं ये क्लियर करूंगा ऑप्शन वीक को बहुत अच्छे से, क्योंकि अच्छी स्ट्रैटेजी है, काफी रिस्क कम होता है इस स्ट्रैटेजी में। दिलीप जी इसके बारे में डिस्कशन करूंगा रिसेंटली। तो मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगा आपको कि बेस्ट इंडिकेटर मैं बताऊं वन डे चार्ट के ऊपर, क्योंकि बेसिकली वन डे चार्ट मेरा फेवरेट चार्ट नहीं है। मेरा चार्ट है मंथली चार्ट। वन डे चार्ट में बहुत अननेसेसरी नॉइजेस होती है, दैट्स वाई रीजन मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा इंडिकेटर या कौन से इंडिकेटर की सेटिंग, सिर्फ इंडिकेटर डिपेंड नहीं करता, मुझे एक ऐसी सेटिंग्स भी इसके अंदर देखनी पड़ेगी जो आपको अननेसेसरी एग्जिट और अननेसेसरी एंट्री ना कराए। तो वो भी मुझे चेकआउट करना पड़ेगा, देन उसके बाद मैं आपको क्लेरिफाई कर पाऊंगा उसको। ब्रिजेश जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। श्योर ब्रिजेश जी, मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा इसको अपडेट करने की। तो फिलहाल यही था आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि कुछ वैल्यू ऐड करी होगी मैंने आपकी लाइफ के अंदर, ट्रेडिंग को लेकर के, चीजों को लेकर के, फाइनेंस मार्केट को लेकर के। और जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियोस में, डेली बेसिस में हम वीडियोस लेकर के आते ही है नए नए टॉपिक्स के ऊपर। और बाकी हम नेक्स्ट वीक हम डिस्कशन करेंगे आपसे ऑप्शन सेलिंग को लेकर के। लास्ट क्वेश्चन एक बार दिलीप जी का ले लेते हैं, अभी रिसेंटली आया। कोई ऐसा स्किनर को बहुत दिनों से, दिलीप जी मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया। कोई ऐसा स्क्रीनर को बहुत दिन से चला ना है और अब चलाने वाले हैं कुछ। नहीं सर मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन, आप क्या पूछना चाहते हैं। मेरी ड्रीम लाइफ जी ने पूछा है सर रिस्क मैनेजमेंट पर एक लॉन्ग वीडियो बनाओ सर। बिल्कुल सर, इम्पोर्टेंट है, और बिल्कुल 100% मैं इसको करता हूँ एज सुन एज पॉसिबल। जी बिल्कुल।
दिलीप जी, आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, प्लीज एक बार मुझे बता दीजिए। दीपक जी, कॉल बाय करा है शॉर्ट करा है? मैं ये स्ट्रैटेजी के ऊपर माँ शारदा स्टॉक मार्केट जी ने बोला है कि जीरो रिस्क स्ट्रैटेजी में सर मैं कवर करूंगा इसको एज सुन एज पॉसिबल। अच्छा, मेरी ड्रीम लाइफ जी ने बोला है कि मैं सऊदी अरेबिया से वीडियो देख रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो दीपक जी ने बोला है सर, मैंने निफ्टी 50 का कॉल बाय करा है 27,000 का, वो भी नवंबर का। तो सर क्या आपको लगता है क्या मार्केट 27,000 से ऊपर चले जाएगा? अच्छा ठीक है। तो दिलीप जी ने जो क्वेश्चन पूछा था, जो बहुत दिन से स्टॉक नहीं चले हैं वो भागने वाले हैं, हाँ इसके ऊपर ना बहुत बढ़िया टॉपिक है। मैं जरूर इसको कवर करूंगा एज सुन एज पॉसिबल। आपका टॉपिक मुझे ध्यान है और ये इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, मल्टी बैगर स्टॉक के ऊपर सर मैं करूंगा कंफर्म। जौनपुर से माँ शारदा स्टॉक मार्केट क्लासेस। थैंक यू सर, थैंक यू। आई एम फ्रॉम दिल्ली सर। आई मेक ए वीडियो हाउ टू फाइंड मल्टी बैगर स्टॉक्स, इसके ऊपर सर करेंगे। प्रथम जी इसके ऊपर बात करेंगे। सर मैं दिल्ली से, सर दिल्ली से ही जन्म है मेरा, दिल्ली में ही जन्म हुआ है मेरा, दिल्ली में ही हूँ। विनोद कटारे जी ने बोला है सर, ऑप्शंस सेलिंग में मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, ऑप्शंस बाइंग में शिफ्ट होना पड़ता है, फिर लॉसेस ही करेंगे, और अब ये लॉट साइज बढ़ा रहे हैं और बढ़ जाएगा। सर हैजिंग करके कम कर सकते हैं, तो हम ऐसा बताएंगे जो कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हार्म नहीं करेगी। तो नॉट टू वरी अबाउट इट, जब ऑप्शन सेलिंग की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीक। दीपक जी ने पूछा है कब चालू हुआ था लाइव। सर मैं एवरी वीक 8 PM को होता हूँ, तो हमेशा लागू मतलब हमेशा चालू, सॉरी, चालू तभी होता है। तो एवरी वीक मैं आपको मिलूंगा 8 बजे, लाइव स्टार्ट करता हूँ मैं। प्रथम जी कह रहे हैं आई एम फ्रॉम फरीदाबाद। मैं, अच्छा मैं लिटरली बता रहा हूँ कि शायद मैं परसों फरीदाबाद में ही होता, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि फरीदाबाद के अंदर मेरी बुआ जी रहती है। तो अमूमन मैं उनके यहाँ जाता रहता हूँ, बुआ जी के यहाँ पर। तो शायद हो सकता है कि मैं आज वाला लाइव अगर मैं कल गया होता फरीदाबाद, तो शायद मैं फरीदाबाद से ही कर रहा होता। इट इज बेटर टू स्टार्ट एसआईपी द मोतीलाल मोमेंटम 50 टिप्स। देखिए सर, मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बोल सकता कि आप इसके अंदर एसआईपी कर लो, एसआईपी हमेशा बेटर होती है। लेकिन आपको किस उसके अंदर एसआईपी करनी है, इंडेक्स में करनी है, किस में करनी है, आपको खुद ही डिसाइड करना है या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना है। क्योंकि मैं चाहूं भी ना आपको बताना, तो ऐसा नहीं मैं आपको नहीं बता सकता, मैं आपको बता सकता हूँ, मैं बताना भी चाहता हूँ। लेकिन एज पर सेबी रूल एंड रेगुलेशंस हम ऐसी एडवाइस नहीं कर सकते। दैट्स वाई रीजन मैं आपको नहीं बता सकता कि आपको मोमेंटम 50 में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये आपको खुद ही लेना पड़ेगा डिसीजन। लेकिन एस आई पी इज ऑलवेज गुड, बिकॉज क्योंकि मार्केट के अंदर जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो आप बाय करते हो, मतलब आप खरीद रहे हो, तो मार्केट नीचे जा रही होती है तो आप सस्ते में खरीदते हो, तो वो एवरेज आउट हो जाता है। तो वो हमेशा बेटर होता है एस आई पी करना, मार्केट में इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा तरीका है। किस चीज में आपको करना चाहिए, तो वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। दिलीप जी ने पूछा आप कौन से स्टेट? सर मैं दिल्ली से हूँ। एस डब्ल्यू पी कौन सा बेटर होगा सर, कभी डिस्कस करेंगे, आज तो नहीं बता पाऊंगा मैं आपको। दिल्ली में सर रोहिणी से सर, मैं रोहिणी से बात कर रहा हूँ। तो यही था सर, ऑल ऑफ यू जितने भी
लोगों ने मुझे टाइम दिया, आज के लिए यही था। 1.5 घंटा हो गया हमें लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए। काफी क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। अब नेक्स्ट वीक हम आपको मिलेंगे 8 बजे संडे वाले दिन, और ऑप्शन सेलिंग के ऊपर बात करेंगे और कॉस्ट्यूम कम करने की भी बात करेंगे हेजिंग के साथ। तो जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।